देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज किया और स्क्रीन शेयर है। मैम देखो हम लोग इशू ऑफ डिवेंचर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखो इशू ऑफ डिवेंचर में हमें क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। पहले तो कि डिवेंचर होता क्या है, ठीक है, और डिवेंचर और शेयर का जो है डिफरेंसेस क्या है ये सब, और उसके साथ हम लोग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी सीखेंगे। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर यहाँ दिया हुआ है, इसका डिटेल्स हमें नीचे मिल जाएगा, ठीक है। इसका डिटेल्स हम लोग पढ़ेंगे कि डिवेंचर को कितनी तरह से डिवाइड किया गया। लेकिन पहले ये पता करना पड़ेगा कि डिवेंचर क्या होता है, ठीक है। तो देखो डिवेंचर क्या होता है। डिवेंचर का मतलब होता है बोरोइंग, ठीक है, मतलब लोन। अगर हम लोग बैंक से पैसा उधार में लेते हैं, मतलब इंटरेस्ट देना पड़ेगा उसके बदले, और एक सर्टेन टाइम के बाद वो पैसा रीपे भी करना पड़ेगा, तो वो होता है लोन। और डिवेंचर क्या होता है, डिवेंचर जो है वो सिर्फ कंपनी के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। नॉर्मल कोई पर्सन जो है वो डिवेंचर मतलब लोन की जगह डिवेंचर, ये एक्चुअली डिवेंचर इशू किया जाता है, जैसे शेयर इशू किया जाता है ना, वैसे डिवेंचर इशू किया जाता है। तो कंपनी को अगर पैसे का जरूरत है तो कंपनी बैंक से लोन लेने के बदले डिवेंचर इशू करके लोन मतलब अपने लिए लोन ले सकती है। अब डिवेंचर इशू करने का मतलब है कंपनी ऑफर करेगी कि मुझे मेरा एक एक डिवेंचर का वैल्यू, जैसे शेयर का वैल्यू होता है तो नॉर्मली डिवेंचर का वैल्यू 100 होता है। बाकी क्वेश्चन में जैसा रहेगा हम लोग वैसा फॉलो करेंगे। डिवेंचर का नॉमिनल वैल्यू नॉर्मली 100 होता है, ठीक है। एक डिवेंचर का वैल्यू 100, मतलब अगर पब्लिक पब्लिक अगर किसी कंपनी का डिवेंचर खरीद रही है, जैसे मान लो ये सब पब्लिक है, ठीक है। ये लोग क्या कर रहे हैं, कोई एक कंपनी है, जैसे मान लो कंपनी है ए बी लिमिटेड, ठीक है। ए बी लिमिटेड का डिवेंचर खरीद रही है, इन्होंने क्या किया है, डिवेंचर इशू किया है। इशू का मतलब ये बता रहे हैं कि मेरे कंपनी में आपको अगर डिवेंचर होल्डर होना है, एक डिवेंचर होल्डर होना है, एक डिवेंचर का होल्डिंग लेना है, तो 100 रुपए देना पड़ेगा। तो पब्लिक क्या करेगी, ये डिवेंचर ले लेगी, खरीद लेगी, और इसके लिए कंपनी को 100 रुपए देगी। तो पब्लिक का इसमें क्या फायदा है, जैसे शेयर खरीदने से डिविडेंड वगैरह मिलता है, और जब बेचते हैं तो वो मार्केट वैल्यू ज्यादा होता है, तो वहां भी गेन होता है हमारा। डिवेंचर में क्या होगा, जैसे बैंक से लोन लेने से इंटरेस्ट देना पड़ता है बैंक वाले को, वैसे ये हो गया पब्लिक से लिया गया लोन, ठीक है। तो डिवेंचर क्या है, पब्लिक से लिया गया लोन। पब्लिक से लिया गया लोन, पब्लिक को भी क्या देना पड़ेगा, अब कंपनी लोन ले रही है तो इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। अब किसको इंटरेस्ट दिया जाएगा, जिनसे लोन लिया गया है, पब्लिक को इंटरेस्ट दिया जाएगा, ठीक है। तो कंपनी बैंक से लोन लेने की जगह अगर पब्लिक से लोन लेती है तो उसे डिवेंचर बोला जाता है। तो कंपनी ये ऑफर करती है कि हम डिवेंचर इशू कर रहे हैं, अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो मेरा डिवेंचर खरीदो, यानी मुझे लोन दो, बदले में हम इंटरेस्ट देंगे। अच्छा कितना इंटरेस्ट देगी ये कब बताएगी, स्टार्टिंग में ही बताना पड़ेगा, तब ना ये सोचेंगे अपना दिमाग लगा के कि हमें इस कंपनी के डिवेंचर को खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। सपोज कंपनी जो है 10% इंटरेस्ट देगी, तो डिवेंचर जब इशू होता है तभी कंपनी को बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट का रेट कितना है, और ये इंटरेस्ट कैसे दिया जाएगा। जैसे इंटरेस्ट पर एनम भी दिया जा सकता है, ठीक है, और इंटरेस्ट पर एनम मतलब ईयरली, ठीक है। और जो है इंटरेस्ट हाफ ईयरली भी दिया जा सकता है, मतलब हाफ ईयरली का मतलब हो जाएगा कि 6 मंथ्स के गैप में, ठीक है। क्वार्टरली भी दिया जा सकता है, तो जैसा भी पेमेंट करने का कंडीशन क्यों होना, वो इशू के टाइम पे ही बताना पड़ेगा। और उसके साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि कंपनी ये डिवेंचर का पूरा मतलब ये तो इंटरेस्ट दे रही है, जैसे बैंक से किसी ने लिया 10 लाख का लोन, अब इस पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा कंपनी जो जिनने भी लोन लिया है, और एक सर्टेन टाइम के बाद वो 10 लाख भी रीपे करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह से कंपनी को ये बताना पड़ेगा कि हम इंटरेस्ट तो दे देंगे, ये तो पता चल रहा है पब्लिक को कि उन्हें इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन उन्होंने जो 100 रुपया दिया वो कब मिलेगा। जैसे मान लो किसी ने एक डिवेंचर खरीदा, इन्होंने एक डिवेंचर खरीदा, तो इनको मान लो ईयरली अगर 10% मिल रहा है, तो इनको ईयरली कितना मतलब इस पे 10 रुपए करके इंटरेस्ट मिलेगा साल में, ठीक है। एग्जाम्पल है 10 रुपीज करके पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन इन्होंने जो 100 रुपीज कंपनी को दिए ये कब मिलेगा, मतलब रीपेमेंट कब होगा, 100 रुपीज का
इनका डिमांड जो है कि मेरा 100 रुपीज मुझे कब वापस मिलेगा, मैंने आपको लोन दिया, मुझे इंटरेस्ट मिला है, लेकिन मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो मुझे कब मिलेगा। अगर ऐसा क्वेश्चन ये पूछ रहा है तो कंपनी बोलेगी ये तो हम इशू के टाइम पे ही बता देंगे। मतलब इशू का जो डिटेल्स रहेगा वहां पर रीपेमेंट भी बताया जाएगा। ठीक है, रीपेमेंट भी कंपनी को बताना पड़ेगा कि कंपनी कब इसका रीपेमेंट करने वाली है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जो भी है वो कंपनी को बताना पड़ेगा। और रीपेमेंट कैसे करेगी, रीपेमेंट कैसे हो सकता है, जैसे कंपनी डिवेंचर इशू कैसे कर सकती है, पार पे कर सकती है, प्रीमियम पे कर सकती है और डिस्काउंट पे भी कर सकती है। उसी तरह से रीपेमेंट का भी अलग अलग हो सकता है। कंपनी जैसे प्रीमियम पे जो है रीपेमेंट कर सकती है, तो किस तरह से रीपेमेंट करेगी कंपनी, वो भी इशू के टाइम पे बताना पड़ेगा। अब बात यह है कि पब्लिक कंपनी को जो है लोन दे रही है, इसमें कंपनी का रिस्क है कि नहीं, ऑब्वियसली रिस्क है। देखो इनके पास सेविंग्स होगा, ये जो मैंने पब्लिक बनाया इनके पास इनका एक्स्ट्रा पैसा होगा, सेविंग्स बोलो या सरप्लस बोलो, तभी ना ये उस पैसे बैंक कंपनी को दे देंगे, इंटरेस्ट मिलेगा इसके लिए। ठीक है, मतलब पब्लिक के पास अपना इनकम जो भी आ रहा है उससे अपना एक्सपेंसेस पे करने के बाद एक्स्ट्रा अमाउंट कुछ रहेगा, तभी ना वो सोचेगी कि वो अपना पैसा कहाँ पर लगा देगी, कंपनी में, कंपनी को लोन के लिए दे देगी, उसके बदले इंटरेस्ट मिलेगा। अब इनका ये सेविंग्स का पैसा, इनके पास और एक ऑप्शन भी तो है, बैंक, ये चाहे तो बैंक में भी वो पैसा रख सकती है, लेकिन वो कंपनी को पैसा क्यों देगी, ये भी इनको एनालिसिस करना पड़ेगा। इसका रीजन ये है कि बैंक जो इंटरेस्ट रेट देगा ना वो कंपनी से कम ही देगा। ठीक है, बैंक जो इंटरेस्ट रेट देगा वो हमेशा कंपनी के इंटरेस्ट रेट से कम होता है, तो यहाँ पर मतलब हाई गेन होने का एक चांसेस है, मतलब कंपेयर टू बैंक। ठीक है, बैंक का जो भी मान लो इन्होंने एफडी कर दिया या फिर कुछ भी किया, तो उससे जो भी इंटरेस्ट रेट होगा उससे कंपनी ज्यादा देगी। तो फिर कंपनी बैंक से क्यों नहीं ले रही, कंपनी का फायदा क्या है, कंपनी का फायदा ये है कि कंपनी अगर बैंक पे लोन लेने जाएगी ना, तो ये कंपनी यहाँ पर जो 10% इंटरेस्ट पे कंपनी का काम हो जा रहा है, वहां पर ही बैंक कंपनी से हो सकता है मतलब ज्यादा ही लेंगे। हम एक एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कंपनी बोल रही है हम 12% इंटरेस्ट लेंगे आपको यही लोन देने के लिए, तो कंपनी का फायदा है, कंपनी देख रही है कि मेरा 10% में काम बन जाएगा, अगर हम बैंक से लेंगे तो मुझे 12% देना पड़ेगा। और पब्लिक क्या सोच रही है, अगर मेरा ये सेविंग्स वाला पैसा हम बैंक में रखेंगे तो मुझे 8% मिलेगा, एग्जाम्पल है, ठीक है, कम ही मिलता है, 8% मिलेगा, मतलब कंपनी से कम मिलेगा तो 8% मिलेगा, वहां कंपनी में रखेंगे तो मुझे 10% मिलेगा। तो इसीलिए पब्लिक सोच रही है हम कंपनी को दे दे मेरा पैसा, लेकिन हाँ इसमें रिस्क है। बैंक वाले केस में रिस्क कम होता है, यहाँ पर रिस्क होता है। रिस्क मतलब देखो रिस्क कब होगा, वैसे डिवेंचर होल्डर सिक्योर्ड होते हैं, मतलब सिक्योर्ड इन द सेंस हम सिक्योर डिवेंचर का बात नहीं कर रहे कि मॉर्गेज रखा हुआ है, वो नहीं बोल रहे, हम बोल रहे हैं ऐसे कि कंपनी अगर लिक्विडेट में जा रही है, मतलब बंद होने को आ रही है, तो कंपनी का जो पेमेंट होता है तो सबसे पहले मतलब शेयर होल्डर और डिवेंचर में डिवेंचर का राइट से पहले जनरेट होता है। ठीक है, डिवेंचर का ही अधिकार पहले होता है, तो वैसे देखें तो डिवेंचर का जो राइट्स है वो पहले ही होता है, फिर भी बैंक से बैंक ज्यादा सेफ है, लेकिन इसमें जो गेन है वो कम है, इंटरेस्ट कहाँ 8% कहाँ 10%, ये एग्जाम्पल है, अब जो भी मार्केट रेट चलेगा उसके हिसाब से, तो इसीलिए थोड़ा ज्यादा गेन करने के लिए रिस्क भी लेना पड़ेगा। इसीलिए पब्लिक क्या करती है, डिवेंचर जो है, कंपनी अगर डिवेंचर इशू करती है तो पब्लिक उसे परचेज करती है, मतलब डिवेंचर होल्डर होती है, तो इसी हिसाब से डिवेंचर का कंसेप्ट आया है। ठीक है, तो कंपनी को भी फायदा है, पब्लिक को भी फायदा है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या बोला है, In the earlier units of this chapter, we have studied the issued share capital, मतलब इसके पहले हम लोग शेयर वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, as a means of raising fund for the financing the business activities, business activities में पैसे का जो मतलब जरूरत होता है, फंड का जो जरूरत होता है, फाइनेंस का जो जरूरत होता है, उसके लिए तो हमें पैसा जुगाड़ करने का तरीका सोचना पड़ेगा, कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने इसके पहले शेयर के थ्रू से कैसे कंपनी पैसा रेज कर सकती है, फंड रेज कर सकती है, वो हम लोगों ने पढ़ा। बट विथ इंक्रीजिंग एंड एवर ग्रोइंग नीड्स ऑफ कॉर्पोरेट एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, इक्विटी सोर्स ऑफ फाइनेंस इज नॉट सफिशिएंट। बट जिस तरह से मतलब सब चीज ग्रो कर रहा है, इतना डिमांड बढ़ रहा है, कॉर्पोरेट इतना ज्यादा एक्सपेंड कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ शेयर के थ्रू से फंड रेज करके जो अमाउंट आ रहा है वो सफिशिएंट नहीं हुआ है, तो कुछ दूसरा सोचना पड़ेगा। हेंस कॉर्पोरेट टर्न टू डेब्ट फाइनेंसिंग थ्रू वेरियस मीन्स। ठीक है, तो इसीलिए कंपनी ने क्या सोचा कि अब हम लोग डेब्ट फाइनेंस जो है वो करने का कोशिश करेंगे, मतलब लोन।
Issuing debt instrument by offering the same for public subscription is one of the source of financing in the business activities. मतलब देखो, जैसे हम लोग ऑफर शेयर के लिए करते, वैसे सेम तरीके से हम लोग पब्लिक को डिवेंचर के लिए भी ऑफर कर सकते हैं। मतलब हमें लोन दीजिए, ठीक है, बदले में आपको इंटरेस्ट देंगे। डेट फाइनेंस डज नॉट ओनली हेल्प इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल but also helps in designing appropriate capital structure of the company. एक्चुअली क्या होता है कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, ये मतलब तुम लोग जब पढ़ोगे कैपिटल स्ट्रक्चर, कोई कोई पढ़ते भी हो, ठीक है, तो कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कैलकुलेट करना सिखाया जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो चैप्टर होता है, सॉरी जो मतलब तुम लोग का सब्जेक्ट होता है उसमें। तो यहाँ पर देखो कैपिटल जो है, हम लोग जब कैपिटल जुगाड़ करते हैं तो हमें उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। जैसे मान लो शेयर इशू किए तो डिविडेंड देना पड़ेगा, इक्विटी शेयर इशू किए तो डिविडेंड का कोई फिक्स रेट नहीं होता है, वो वेरी करता है, जैसा जैसा प्रॉफिट होगा उस हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर करके हम लोग डिविडेंड देते हैं। प्रेफरेंस शेयर का एक फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड होता है। और उसी तरह से देखो डिवेंचर के लिए भी फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट होता है, जैसे कि मैंने बोला ये लोन है। तो यहाँ पर बोल रहा है डेब्ट फाइनेंसिंग नॉट ओनली हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ द कैपिटल, एक्चुअली हम लोगों का कैपिटल जुगाड़ करने का जो कॉस्ट है वो डेब्ट इशू करने से कम हो जाता है। कैसे कम होता है, जैसे देखो अगर हम लोग इक्विटी ज्यादा इशू करेंगे तो हमें प्रॉफिट जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा में डिविडेंड भी देना पड़ेगा परसेंटेज के हिसाब से। लेकिन डिवेंचर का क्या होता है, फिक्स्ड होता है। अब कितना भी ज्यादा प्रॉफिट कमाओ या कम कमाओ, अगर मान लो 10% इंटरेस्ट रेट बता दिया गया है डिवेंचर होल्डर के लिए, तो उन्हें 10% ही हमें देना पड़ेगा, चाहे हमारा प्रॉफिट कितना भी ज्यादा हो, चाहे हमारा प्रॉफिट कम क्यों ना हो, ठीक है। तो प्रॉफिट के अमाउंट के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा, इवन लॉस होने पे भी इसे चार्ज करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, ठीक है, देना ही पड़ेगा। तो ये चीज वही यहाँ पर वही बता रहा है कि अगर हम लोग डिवेंचर इशू करेंगे तो हमारा कॉस्ट कम हो सकता है। कैसे कम हो सकता है, क्योंकि शेयर में क्या होगा, हमें ज्यादा रिटर्न देना पड़ेगा, लेकिन इसमें रिटर्न जो है फिक्स्ड होगा, मतलब इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट जो है फिक्स्ड होगा। तो इसीलिए कैपिटल स्ट्रक्चर की तरफ से अगर देखा जाए कि कंपनी का स्ट्रक्चर कैपिटल का कैसा बना है, कितना इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस है, कितना बैंक लोन है, कितना डिवेंचर इशू किया गया है, तो अगर ये डिजाइन हम लोग देखें तो एप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी का तभी बनेगा जब कंपनी का शेयर डिवेंचर ये दोनों तरीके का चीज है। सिर्फ शेयर होना भी अच्छा बात नहीं है। और वैसे भी इसका और एक रीजन भी होता है, अगर हम लोग लोन लेते हैं तो हमारा जो है टैक्स अमाउंट भी कम होता है, क्योंकि हम लोग इंटरेस्ट वगैरह पे करते हैं तो वो पीएल में चार्ज होता है, तो हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो कम दिखता है, ठीक है। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ शेयर पे ही डिपेंडेंट रहेंगे तो शेयर का डिविडेंड देना तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, वो कभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। मेरा कहने का मतलब है पीएल में हम लोग इंटरेस्ट दिखा सकते हैं, और जो हम लोग डिविडेंड देते हैं ना वो पीएल एप्रोप्रिएशन में होता है। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है जो प्रॉफिट है उसको कैसे बांटे, तो बांटा किस में जाता है, जो मतलब अपने होते हैं, मतलब जैसे कि इक्विटी शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर, उनमें बांटा जाता है, ठीक है। लेकिन इंटरेस्ट का कोई बांटने वाला बात नहीं, इंटरेस्ट एक खर्चा है वो हमें देना पड़ेगा। लेकिन ये जो पीएल का एप्रोप्रिएशन होता है ना वो अलग चीज है, वो क्या है, प्रॉफिट को, जैसे मान लो कभी पार्टनरशिप करोगे तुम लोग या फिर किया भी हो, तो पार्टनरशिप में पीएल और पीएल एप्रोप्रिएशन बनाया जाता है। पीएल में आउटसाइडर को जो भी पेमेंट है वो लिखा जाता है। पीएल एप्रोप्रिएशन मतलब सारे पेमेंट करने के बाद जो प्रॉफिट बचा वो पार्टनर अपने अंदर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज एप्रोप्रिएशन में आता है। तो एप्रोप्रिएशन में डिविडेंड आता है, ठीक है। तो फिर डिविडेंड हम लोग पे कर रहे हैं लेकिन उसका इम्पैक्ट तो नेट प्रॉफिट में नहीं आएगा ना। तो वही चीज होता है कि जो हम लोग का नेट प्रॉफिट है उसे भी हम लोग जो है टैक्स भी हमारा कम होगा। अगर हमारा प्रॉफिट जैसे होगा तो हम लोग अगर सिर्फ और सिर्फ शेयर इशू करेंगे तो उससे हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर जो है वो एप्रोप्रिएट नहीं बनेगा, ठीक है। तो सिर्फ शेयर होना अच्छा नहीं है, सिर्फ लोन होना भी अच्छा नहीं है, ये एक कॉम्बिनेशन में हो तो अच्छा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर बोल रहे डिवेंचर इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड डेट इंस्ट्रूमेंट इशूड बाय द कंपनी टू रेज फंड्स फॉर द बिजनेस। तो इसीलिए डिवेंचर जो है वो कंपनी जो है वो यूज करती है अपना बिजनेस में फंड के लिए, ठीक है, फंड रेज करने के लिए। अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, the most common method of supplementing the capital available to a company is to issue debenture, which may either be simple or naked, carrying no charge on asset, or mortgage debenture carrying either a fixed or a floating charge on some or all of the asset of the company। बोल रहा है कि सबसे कॉमन मेथड जो है
कैपिटल को कैसे सप्लीमेंट करे, जो कंपनी के लिए अवेलेबल है वो है डिवेंचर, ठीक है। मतलब कैपिटल चाहिए तो डिवेंचर इशू करना कंपनी के लिए एक मोस्ट कॉमन मेथड है, ठीक है। जो क्या हो सकता है, जिसमें विच आइदर बी सिंपल और नेकेड कैरिंग ऑन चार्ज ऑन एसेट। तो चार्ज का मतलब क्या होता है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बाद है इसका डिटेल्स। चार्ज का मतलब होता है कि मॉर्गेज रखना, ठीक है। तो जैसे हम लोग मॉर्गेज रख के करते हैं ना, जैसे मान लो कुछ हमारा कोई वैकेंट लैंड पड़ा हुआ है, तो हम लोग उस लैंड को मॉर्गेज रख के हम लोग कोई लोन ले सकते हैं, ठीक है। वैसे कंपनी भी चाहे तो जब डिवेंचर इशू करती है तो सिक्योर डिवेंचर इशू कर सकती है। अभी देखा था ना हम लोगों ने टाइप्स ऑफ डिवेंचर, तो कंपनी सिक्योर डिवेंचर इशू कर सकती है। सिक्योर डिवेंचर का मतलब है कि किसी चीज को मॉर्गेज रख देना, कंपनी का कोई एसेट को मॉर्गेज रख देना, ताकि अगर कंपनी किसी तरीके से इंटरेस्ट देने में फेलियर होती है या लोन रिपे करने में फेलियर होती है, तो उस एसेट को बेच के जिनको जो रियलाइज करना है वो कर पाएंगे, मतलब डिवेंचर होल्डर, ठीक है। और कभी कभी हो सकता है मॉर्गेज नहीं रखा गया हो, तो नेकेड कैरिंग ऑन चार्ज ऑन एसेट और मॉर्गेज एक ही बात है, ठीक है। चार्ज या मॉर्गेज एक ही बात है। कैरिंग आइदर फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। अब फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब ये होता है, जैसे मान लो कंपनी के पास लैंड है, ठीक है, एक बिल्डिंग है, एक प्लांट है, ठीक है, एक मशीनरी है, ठीक है। अब इतने सारे एसेट है, कंपनी ने किया है डिवेंचर इशू, ठीक है। कंपनी ने, ये तो लाइबिलिटी साइड हो जाएगा, वैसे कंपनी का ये जो है टी शेप में नहीं होता है, ठीक है। ये हम लोग का जो शेड्यूल 3 है उसके हिसाब से करना पड़ेगा, हम जस्ट समझाने के लिए कर रहे हैं। ये सब एसेट हो गया। अब मान लो यहाँ पर 10% डिवेंचर इशू कर रखा है कंपनी ने, और कंपनी ने लैंड को क्या किया है, मॉर्गेज रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया फिक्स्ड चार्ज, ठीक है। सिर्फ लैंड को ही मॉर्गेज रखा है, मतलब इन केस कंपनी अगर किसी तरह से फेलियर होती है अपना इंटरेस्ट रीपे करने में या लोन रीपे करने में, इंटरेस्ट देने में या लोन रीपे करने में, तो लैंड ही सिर्फ बिकेगा, ये सब में कोई जो है इफेक्ट नहीं आएगा। गुड इवनिंग मम्मी। गुड इवनिंग। तो देखो, ये सब में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। बिल्डिंग प्लांट मशीन ये सब में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। और फ्लोटिंग का मतलब क्या होता है, फ्लोटिंग का मतलब होता है सारे जितने भी कंपनी के पास एसेट है ना, सारे एसेट पे चार्ज होता है। इवन फ्यूचर में अगर कंपनी कोई एसेट खरीदेगी तो वो भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। हम लोग आगे अभी देखेंगे। देखो यहाँ पर नेक्स्ट देखो क्या बोल रहे हैं, ए डिवेंचर इज अ बॉन्ड। डिवेंचर को बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है। ए डिवेंचर इज अ बॉन्ड बाय ए कंपनी अंडर इट्स seal acknowledging a debt and containing provisions as regards repayment of the principal and interest। बोल रहा है डिवेंचर एक बॉन्ड के तरह है जो कंपनी इशू करती है, जिसमें कंपनी का सील लगा हुआ रहता है, एक्नॉलेजिंग ए डेप्ट जिसको एक डेप्ट की तरह माना गया है, एंड कंटेनिंग प्रोविजंस एज रिगार्ड रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट। और वहां पर ये भी लिखा हुआ रहता है कि किस तरह से उस लोन का इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को रीपे किया जाएगा। इफ ए चार्ज has been created on any or the entire asset of the company। चार्ज का मतलब है मॉर्गेज रखना, ठीक है। अगर किसी तरह का मॉर्गेज रखा गया है कंपनी के सारे एसेट्स को या फिर कोई एसेट को, पर्टिकुलर एसेट को, द नेचर ऑफ द चार्ज एंड द एसेट चार्ज आर डिस्क्राइब्ड देयरिन। तो वहां पर मतलब जो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है वहां पर हमें वो रिटर्न लिख दिया हुआ होना चाहिए कि कंपनी का जो एसेट चार्ज में है, पर्टिकुलर एसेट या फिर जो जितने सारे एसेट है उसका सारा डिटेल्स डिस्क्राइब फॉर्म में रहना चाहिए। सिंस द चार्ज इज नॉट वैलिड अनलेस रजिस्टर्ड विद रजिस्ट्रार। लेकिन ये चार्ज वैलिड नहीं होगा जब तक वो डिटेल्स को रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर नहीं करवाएंगे हम। एंड द सर्टिफिकेट रजिस्टरिंग द चार्जेस इज प्रिंटेड ऑन द बॉन्ड। बॉन्ड मतलब क्या हो गया, डिवेंचर, ठीक है। तो जो डिवेंचर इशू हो रहा है, तो वो अगर हम लोगों का मॉर्गेज वाला है, मतलब चार्ज वाला है, मतलब कुछ ना कुछ एसेट हम लोगों ने चार्ज में रखा है या फिर कोई एक एसेट को रखा है, तो उसका पूरा डिटेल्स हमारे पास होना चाहिए और उस डिटेल्स को रजिस्ट्रार के पास जाके रजिस्टर करवाना चाहिए। और सर्टिफिकेट जो है एंड द सर्टिफिकेट रजिस्टरिंग द चार्जेस, जो रजिस्ट्रार के पास हम लोगों ने रजिस्टर करवाया और जो सर्टिफिकेट मिला जहां पर उस चार्ज के बारे में हम लोगों ने रजिस्टरिंग करवाया है, वो बॉन्ड में प्रिंट होना चाहिए। ये जरूरी है, नहीं तो वो वैलिड नहीं होगा। इट इज ऑल्सो कस्टमरी टू क्रिएट ए ट्रस्टीशिप इन फेवर ऑफ वन और मोर पर्सन इन केस ऑफ मॉर्गेज डिवेंचर। बोल रहा है कि ये भी एक रूल्स है
कस्टमरी मतलब एक रूल्स है कि क्या करना पड़ता है, ट्रस्टीशिप क्रिएट करना पड़ता है इन फेवर ऑफ वन और मोर पर्सन इन केस ऑफ मॉर्गेज डिवेंचर। अगर कोई मॉर्गेज डिवेंचर इशू किया है कंपनी ने, मतलब वही चार्ज रख के, तो एक ट्रस्टीशिप बनाना जरूरी है। ठीक है, ट्रस्टीशिप में क्या होता है, कंपनी के ही कुछ मेंबर को ट्रस्टी के मेंबर बनाया जाता है। ठीक है, ट्रस्टीशिप। ठीक है, ये क्या करती है, मीडिएटर की तरह काम करती है कंपनी और डिवेंचर होल्डर में। ठीक है, और ये हमेशा डिवेंचर होल्डर का बेनिफिट देखती है। बेनिफिट मतलब ऐसा नहीं कि इनको कुछ बेनिफिट करवा दिया, मतलब इन्होंने इनका पैसा कंपनी में लगा हुआ है, अब कंपनी इनके पैसे को मिसमैनेज ना करे। ठीक है, ऐसा ना करे कि इनको इनका इंटरेस्ट और इनका रीपेमेंट ऑफ लोन नहीं करके कंपनी अपना इनके पैसे को कुछ भी किसी भी तरह से यूज कर रही है, ऐसा नहीं चलेगा। तो ये चीज को रोकने के लिए ट्रस्टीशिप बनाना जरूरी है। ट्रस्टीशिप जो है वो हमेशा डिवेंचर होल्डर के फेवर में देखती है कि इनके साथ कुछ मतलब अन्याय नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है, इट इज, ये तो बता दिया मैंने, द ट्रस्टी ऑफ डिवेंचर होल्डर हैव ऑल पावर्स ऑफ मॉर्गेज ऑफ प्रॉपर्टी एंड कैन एक्ट इन व्हाटएवर वे दे थिंक नेसेसरी टू सेफगार्ड द इंटरेस्ट ऑफ डिवेंचर होल्डर। जैसे मैंने बोला, ट्रस्टी जो है वो डिवेंचर होल्डर के ही इंटरेस्ट में बात करते हैं। ठीक है, और जितने भी मॉर्गेज किए हुए एसेट है डिवेंचर के अगेंस्ट में, वो सारे एसेट्स को ये जैसी भी चाहे उस तरीके से, जैसे इनको ठीक लगेगा डिवेंचर होल्डर के लिए, उस प्रोसेस से ये लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा इनके पास राइट्स होता है ट्रस्टीशिप में। Section 2 subsection 30 of the Companies Act 2013 define debenture as debenture, जहां पर डिवेंचर को क्या बोला गया है, डिवेंचर में इंक्लूड क्या हो सकता है, डिवेंचर स्टॉक, बॉन्ड और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंपनी एविडेंसिंग ए डेट। ठीक है, डिवेंचर में डिवेंचर स्टॉक होगा, बॉन्ड होगा, या फिर ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो डेट के लिए इशू किया गया है, वेदर कंस्टिट्यूटिंग ए चार्ज ऑफ द एसेट ऑफ द कंपनी और नॉट। मतलब वो जो लोन है उसमें चार्ज हो या ना हो, चार्ज का मतलब मॉर्गेज। ठीक है, मतलब हम लोग कोई मॉर्गेज रख के डिवेंचर इशू किए हो या नहीं रख के किए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मतलब डिवेंचर के अंडर ये सब इंक्लूड होता है, डिवेंचर स्टॉक भी डिवेंचर है, बॉन्ड्स भी है, या फिर ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जो कंपनी के लिए डेप्ट के तरह काम करेगा। ठीक है, चाहे वो चार्ज वाला हो, चार्ज उस पे कोई एसेट का चार्ज हो या ना हो, लेकिन ये सारे के सारे डिवेंचर कहलाएंगे। Thus, it is clear from definition that debenture may be secured debenture और unsecured debenture। तो इससे पता चल रहा है डिवेंचर सिक्योर्ड भी हो सकता है, अनसिक्योर्ड, क्योंकि बोला गया ना कि चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चार्ज हो तो भी वो डेप्ट है, ना हो तो भी वो डेप्ट है। इसका मतलब हम लोग डिवेंचर दो तरह का इशू कर सकते हैं, सिक्योर्ड वाला भी, मतलब जिसमें मॉर्गेज है, सिक्योर्ड किसके तरफ, डिवेंचर होल्डर के लिए, और अनसिक्योर्ड वाला भी, मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं है, मॉर्गेज नहीं है। नो कंपनी शैल इशू एनी डिवेंचर कैरिंग एनी वोटिंग राइट। ये हमें वैसे भी तुम लोग को पता है कि डिवेंचर होल्डर का कोई वोटिंग राइट नहीं होता, होना भी नहीं चाहिए। देखो ये क्या कर रहे हैं, ये पैसा दे रहे हैं और अपना रिटर्न जो फिक्स कर रखे वो ले रहे हैं, तो इनका कोई राय नहीं है कंपनी के बारे में। ठीक है, इनको कंपनी में इन्वेस्ट करना सही लगा, इन्होंने डिवेंचर खरीद लिया, लेकिन कंपनी का कोई डिसीजन ये लोग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि कंपनी अगर लॉस में चलेगी फिर भी बोलेंगे मुझे पैसा दीजिए मेरा इंटरेस्ट का। तो ये अपने कैसे हुए, और जो अपने नहीं है वो फिर हमारे डिसीजन में कैसे बोलेंगे। बाहर वाले हमारे डिसीजन कभी लेते हैं, हमारे घर के लोग ही ना हमारा डिसीजन लेंगे, तो जो हमारे है नहीं वो हमारे डिसीजन कैसे ले सकते। वैसे ही इसीलिए इनका वोटिंग राइट्स नहीं होता है। ठीक है, वो कोई भी कंपनी में डिवेंचर का वोटिंग राइट्स नहीं होगा, क्योंकि इनको अपने इंटरेस्ट से मतलब है। ठीक है, तो इसीलिए इनका वोटिंग राइट्स नहीं होता है। फीचर्स ऑफ डिवेंचर फिर से बोला है, देख लो, इट इज अ डॉक्यूमेंट विच एविडेंस ए लोन मेड टू कंपनी। ये ऐसा एक डॉक्यूमेंट है जो कंपनी के लिए लोन की तरह काम करता है। इट इज फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी वेयर इंटरेस्ट फॉल ड्यू ऑन स्पेसिफिक डेट। बोल रहा है कि यहाँ पर इंटरेस्ट जो है फिक्स्ड रेट पे दिया जाता है, और इंटरेस्ट जो है एक स्पेसिफिक डेट पे जाता है, देना पड़ता है। जैसे मैंने बोला ना, पर एनम हो सकता है, फिर जो है क्वार्टरली हो सकता है, मंथली हो सकता है, या फिर मान लो मंथली कुछ एक पर्टिकुलर डेट, तो स्पेसिफिक डेट पे एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट हमेशा, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करके पे किया जाता है। इंटरेस्ट इज पेबल एट अ प्री डिटरमाइंड फिक्स्ड रेट। पहले से ही बता दिया जाता है, मैंने बोला इशू के टाइम पे ही बताना पड़ेगा कि इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है, रिगार्डलेस ऑफ द लेवल ऑफ द प्रॉफिट। प्रॉफिट से कोई मतलब नहीं है, पहले 10% बता दिया, बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है तो हम लोग 5% देंगे, ऐसा नहीं चलेगा। तो प्रॉफिट जैसा भी हो, तो ये कंपनी नहीं बोल सकती कि मैंने पहले 10% बोला, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, हम 8% देंगे। और जो डिवेंचर होल्डर है वो भी ये नहीं बोल सकते पहले आप 10% बोले थे, आपका बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है, आप मुझे 12% दीजिए, ऐसा नहीं चलता है, फिक्स्ड होता है।
The original sum is repaid as a specific future date or it is converted into share or other debenture. बोल रहा है original sum मतलब principal, पर्टिकुलर टाइम पे तो इंटरेस्ट मिल रहा है, चाहे पर एनम हो, मंथली हो, ईयरली हो, क्वार्टरली हो, सेमी एनुअली हो, लेकिन ओरिजिनल सम का मतलब जो पैसा प्रिंसिपल है जो रीपे करना पड़ेगा, वो कब रीपे करेंगे फ्यूचर में, उसका भी हमें एक डेट बता देना चाहिए, और फ्यूचर डेट, और इट इज कन्वर्टेड इनटू शेयर और अदर डिवेंचर। तो डिवेंचर का जब हम लोग रीपेमेंट करते हैं ना, उसका तीन तरीका हो सकता है, या तो हम लोग वो अमाउंट को ही पे कर दे तो रीपेड कर देंगे अमाउंट, या फिर डिवेंचर को दूसरे डिवेंचर में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर डिवेंचर को शेयर दे सकते हैं डिवेंचर होल्डर को। ठीक है, ये पहले ही बताना पड़ेगा, इशू के टाइम पे ही बताना पड़ेगा कि रिडेम्पशन कैसे होने वाला है। क्या डिवेंचर होल्डर को पूरा पैसा दे देंगे जो उनसे लिया था, जैसे मान लो 100 रुपए का डिवेंचर खरीदा था किसी ने, और 1 साल बाद उनका 100 रुपया कंपनी ने वापस कर दिया, और 1 साल में 10 रुपए का इंटरेस्ट भी दिया, 10% वाला था। अब ये हो गया रीपे कर दिया इन कैश, ठीक है, कैश में रीपे कर दिया। और या फिर मान लो डिवेंचर होल्डर, पहले ये 10% था, डिवेंचर इशू करने के टाइम पे कंपनी ने बताया था इन फ्यूचर में आपका ये डिवेंचर हम लोग 12% डिवेंचर कर देंगे, तो ये अगर एग्री हुए थे तो इन्होंने डिवेंचर खरीदा होगा, तो डिवेंचर को डिवेंचर में भी रीपे किया जा सकता है, मतलब 10% वाला कैंसिल, नया 12% वाला बन जाएगा, तो पुराना वाला कैंसिल हुआ, खत्म हुआ। या फिर डिवेंचर होल्डर को शेयर भी दिया जा सकता है। तो ये तीन ऑप्शन होता है कैसे हम लोग ओरिजिनल सम को रीपे करेंगे। इट मे और मे नॉट क्रिएट ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ ए कंपनी या सिक्योरिटी, सिक्योरिटी के तौर पे चार्ज यानी मॉर्गेज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसी के बेसिस पे डिवेंचर दो तरीके का होता है, सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। फिर यहाँ पर बोल रहा है it can generally be bought or sold through the stock exchange at a price above or below its face value। तो ये हम लोग कैसे सेल परचेज कर सकते हैं, बोल रहा है कि स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू से ही किया जा सकता है। अब जैसे इशू किया जाएगा इशू प्राइस के ऊपर, तो above और below its face value इसीलिए बोला है। फिर यहाँ पर डिवेंचर और शेयर का डिफरेंस, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देखो, डिवेंचर होल्डर है क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, तो क्रेडिटर ही है ना, क्योंकि इनको अपना इंटरेस्ट हमेशा चाहिए, प्रॉफिट हो लॉस हो तो क्रेडिटर, लेकिन शेयर होल्डर ओनर ऑफ द कंपनी है, ठीक है, मतलब यही कंपनी के मालिक है। डिवेंचर होल्डर हैव नो वोटिंग राइट्स एंड कंसिक्वेंटली डू नॉट पॉज एनी थ्रेट टू एग्जिस्टिंग कंट्रोल ऑफ द कंपनी। तो डिवेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट नहीं है, तो इसीलिए इनके इनके तरफ से कंपनी के लिए कोई भी थ्रेट नहीं है कि वो कंपनी का एग्जिस्टिंग कंट्रोल को किसी भी तरह से चेंज वेंज कर सकते, क्योंकि जब वोटिंग राइट्स है नहीं तो कंपनी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते। शेयर होल्डर का वोटिंग राइट्स है, और इसीलिए वो चाहे तो कंपनी के कोई भी मैटर को, टोटल अफेयर्स को वो कंट्रोल कर सकते हैं। फिर यहाँ पर क्या बोला है देखो, डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड एट प्री डिटरमाइंड फिक्स रेट, वो तो मैंने पहले ही बोला ना, इशू के टाइम पे ही बताना पड़ेगा कितना इंटरेस्ट। जैसे हम लोग अगर बैंक से लोन लेने जाते हैं तो लोन लेने के बाद पूछते हैं कि इंटरेस्ट कितना है, पहले इंटरेस्ट ही पूछते हैं कि लोन तो ले लेंगे लेकिन इंटरेस्ट बताइए। तो डिवेंचर इंटरेस्ट इज paid at a predetermined fixed rate, it is payable whether there is any profit or not, जैसे मैंने बोला प्रॉफिट हो या लॉस हो देना पड़ेगा। डिवेंचर रैंक अहेड ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ शेयर्स फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन देम, तो बोल रहा है कि अगर ड्यू हो गया इंटरेस्ट और पे करना है तो सबसे पहले लाइन पे जब लगेंगे लोग, मतलब रैंक, मतलब डिवेंचर का रैंक जो है फर्स्ट आएगा, ठीक है, पहले डिवेंचर होल्डर को पे किया जाता है, फिर बचने पे प्रेफरेंस, फिर उसके बाद इक्विटी को दिया जाता है, अगर इन तीनों को हम लोग रैंकिंग में रखें। तो यहाँ पर देखो डिविडेंड शेयर का क्या है, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर इज पेड एट द वेरिएबल रेट, इनका फिक्स्ड होता है, इनका वेरिएबल होता है, ठीक है, जैसे प्रॉफिट होगा कंपनी उस हिसाब से डिविडेंड डिक्लेयर कर सकती है, कम ज्यादा नहीं भी कर सकती। तो वेरिएबल रेट विच इज वास्टली अफेक्टेड बाय द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर डिपेंड करेगा कि डिविडेंड का रेट क्या होगा, किसके लिए बोल रहे हैं, इक्विटी, प्रेफरेंस का बात नहीं कर रहे, प्रेफरेंस का फिक्स्ड होता है, ठीक है। However, dividend on preference share is paid at a fixed rate, लेकिन प्रेफरेंस शेयर का नेचर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये हाइब्रिड होता है ना, इसमें थोड़ा सा डिवेंचर का नेचर भी रहता है और शेयर का नेचर भी रहता है, तो इसीलिए इनको तो फिक्स दिया जाता है, लेकिन इक्विटी का जो है वो वेरिएबल होता है। फिर यहाँ पर क्या बोला है देखो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आर द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड दे आर डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, मतलब पीएल में लिखते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, पीएल के डेबिट साइड में जो भी लिखा जाता है ना,
वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, उसके लिए प्रॉफिट कम होता है। जैसे देखो ये बाई ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पर जो भी लिख रहा है देखो ये जैसे कि हम एक एग्जांपल देते हैं, सैलरी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रेंट, जैसे भी लिखते हैं ना वो सारा का सारा क्या है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। प्रॉफिट के अगेंस्ट पे चार्ज कर रहे हैं, प्रॉफिट हमारा कम होगा, डाउन होगा इस वजह से। तो ये इंटरेस्ट भी यहाँ पर ही आता है, तो उसीलिए बोल रहा है। यहाँ पर देखो बोल रहा है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड दे आर डिडक्टेबल एज एन एक्सपेंस इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। और प्रॉफिट कितना टैक्सेबल होगा उस पे ये एक जो है इसका मतलब इसका एक इम्पैक्ट आता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर इंटरेस्ट को चार्ज करते हैं, फिर इसके बाद हम लोग नेट प्रॉफिट निकालते हैं और इसी पे टैक्स देना पड़ता है। तो इसीलिए ये प्रॉफिट कितना आएगा उस पे इसका एक जो है इम्पैक्ट आता है। तो वही बता रहे हैं डिविडेंड और एप्रोप्रिएशन, ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं है। ये जो प्रॉफिट हो गया इससे टैक्स देने के बाद, ठीक है, जो कैश फ्लो में हम लोग करें, इसे टैक्स देने के बाद जो अमाउंट बचता है उसको हम लोग एप्रोप्रिएट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट और दीज आर नॉट डिडक्टेबल इन डिटरमाइनिंग टैक्सेबल प्रॉफिट ऑफ द कंपनी, क्योंकि टैक्स देने के बाद वाला जो प्रॉफिट है वही तो हम लोग यूज कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। अब टैक्स कहाँ से आएगा, टैक्स तो दे दिया हम लोगों ने। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि डिविडेंड जो है वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है और ये कभी भी डिडक्टेबल नहीं है टैक्सेबल प्रॉफिट को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ डिवेंचर, अलग अलग तरह का डिवेंचर होता है, हम लोग पढ़ेंगे। सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल, इरिडीमेबल, रजिस्टर्ड, बियरर, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल। और शेयर दो ही तरह का होता है, इक्विटी और प्रेफरेंस होता है, ठीक है। जबकि डिवेंचर का हम लोगों ने बहुत सारा टाइप्स यहाँ पर देखा। फिर क्या बोल रहे हैं, इन द कंपनी बैलेंस शीट डिवेंचर आर शोन अंडर लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो डिवेंचर को कहाँ शो किया जाता है, लॉन्ग टर्म बोरिंग में, ठीक है। और कंपनी बैलेंस शीट, इन द कंपनीज बैलेंस शीट शेयर्स आर शोन अंडर शेयर होल्डर्स फंड। शेयर्स को कहाँ दिखाया जाता है, शेयर होल्डर फंड में दिखाया जाता है, शेयर होल्डर फंड में शेयर कैपिटल के अंडर। ये देखो डिवेंचर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अदर डिवेंचर, अभी जैसे मैंने बोला, और शेयर एज पर द टर्म्स ऑफ इशू ऑफ डिवेंचर। इशू के टाइम पे बताना पड़ेगा कि डिवेंचर फ्यूचर में कैसे रीपे होगा, या फिर ये डिवेंचर को कन्वर्ट करना है दूसरे डिवेंचर में या शेयर में या रीपे करना है। तो यहाँ पर बोला है कि कन्वर्जन होता है डिवेंचर टू डिवेंचर, डिवेंचर टू शेयर, बट शेयर का ऐसा कभी कन्वर्जन नहीं होता है। किसी भी सर्कमस्टेंसेस में ऐसा नहीं होगा कि शेयर एक शेयर से डिवेंचर बन गया या फिर ऐसे हो गया, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। डिवेंचर कैन नॉट बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। जैसे शेयर में क्या होता है, फॉरफीचर होता है, अगर कोई अपना कॉल मनी नहीं पे कर रहा है तो कंपनी उसका अलॉटमेंट कैंसिल कर देती है, ठीक है, उसको बोला जाता है फॉरफिट होना। लेकिन डिवेंचर का कभी फॉरफिट नहीं होता है अगर कोई कॉल मनी नहीं दिया तो, ठीक है। जैसे डिवेंचर मान लो 100 रुपए का है, वहां भी कंपनी अपने हिसाब से कॉल कर सकती है, जैसे 50 रुपीज, फिर मान लो 30, फिर 20, ऐसे करके कर सकती। लेकिन अगर कोई कॉल मनी नहीं दिया तो कंपनी उसका पैसा फॉरफिट नहीं कर सकती है, ठीक है, मतलब उसका कैंसिलेशन नहीं कर सकती। शेयर्स कैन बी फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फॉर्मेलिटीज। फिर यहाँ पर बोला है एट मैच्योरिटी डिवेंचर होल्डर्स गेट बैक देयर मनी एज पर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द रिडेम्पशन। तो जब टर्म्स खत्म हो जाएगा, मान लो 5 साल का डिवेंचर था, तो 5 साल बाद जो जैसे इशू के टाइम पे बताया गया था उसी तरह से उसी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करके डिवेंचर होल्डर का अपना रीपेमेंट कर देना पड़ेगा कंपनी को। जबकि इक्विटी शेयर्स कैन नॉट गेट बैक देयर मनी बिफोर द लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। बट कंपनी का जो इक्विटी शेयर होल्डर है उनको अपना पैसा कभी ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद रिफंड मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ लिक्विडेशन पे होता है। लिक्विडेशन का मतलब कंपनी बंद हो जा रही है, बंद होने का अलग अलग रीजन होता है, ठीक है। अगर कंपनी ने कोई इलीगल काम किया है, ठीक है, तो बंद हो जाएगा, या फिर कंपनी लॉस मेकिंग हो चुकी है तो भी बंद हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन होते हैं लिक्विडेशन पे जाने का। तो लिक्विडेशन अगर हो रहा है तो इक्विटी शेयर होल्डर को अपना पैसा मिल सकता है, लेकिन सारे लोगों को पेमेंट करने के बाद अगर कुछ बचेगा तभी मिलेगा। हाउएवर प्रेफरेंस शेयर होल्डर कैन गेट बैक देयर मनी बिफोर लिक्विडेशन। लेकिन लिक्विडेशन के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिल सकता है। जैसे ये बात क्या हो रहा है, लिक्विडेशन के पहले का मतलब कंपनी सिर्फ बंद होने पे इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, लेकिन प्रेफरेंस और डिवेंचर होल्डर को पहले भी मिल सकता है। देखो डिवेंचर होल्डर को तो मिल ही जाएगा, उसका तो एक टर्म्स कंडीशन होता है 5 साल 10 साल के लिए लोन लिया गया उसके बाद रीपे कर दिया जाएगा। लेकिन प्रेफरेंस का भी ऐसा होता है कि इनका भी अगर कभी ऐसा सिचुएशन हो, रिडेम्पशन बता दिया जाता है इशू के टाइम पे प्रेफरेंस शेयर का भी, तो उस टाइम पीरियड के हिसाब से इनका भी मतलब रिडेम्पशन कर दिया जाता है, मतलब रीपे कर दिया जाता है। इसीलिए बोला है कि लिक्विडेशन के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा भी रिटर्न होता है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन डिवेंचर होल्डर आर पेड ऑफ बिफोर द शेयर होल्डर। तो ये तो नॉर्मल बात है, ठीक है, इतना
हम लोगों ने पढ़ा, तो यही सारी चीजें हम लोग पढ़ रहे हैं कि शेयर होल्डर से पहले डिवेंचर होल्डर को पैसा पे किया जाता है जब लिक्विडेट होगा कंपनी। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन शेयर होल्डर आर पेड एट लास्ट, मतलब इक्विटी का बात हो रहा है, उसके पहले प्रेफरेंस, उसके पहले डिवेंचर। आफ्टर पेइंग डिवेंचर होल्डर्स ट्रेड पेबल एक्सेट्रा। अच्छा, ये डिफरेंस तो हम लोगों ने पढ़ लिया। आप देखो टाइप्स ऑफ डिवेंचर क्या क्या है, कितने तरह से डिवेंचर का जो है क्लासिफिकेशन किया गया था सिक्योरिटी के हिसाब से, मतलब सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, कन्वर्टेबिलिटी के हिसाब से मतलब कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल, परमानेंस नेचर के हिसाब से, नेगोशिएबिलिटी के हिसाब से, प्रायोरिटी के हिसाब से। देखते हैं, देखो सिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है, अनसिक्योर्ड डिवेंचर क्या होता है। सिक्योर्ड मतलब अभी बहुत बार हम लोगों ने पढ़ा थोड़ी देर पहले कि सिक्योर्ड डिवेंचर का मतलब क्या होता है, जब कंपनी डिवेंचर जो है इशू की है, मतलब कंपनी ने मॉर्गेज रखा है, मतलब जो लोन लिया है पब्लिक से उसके अगेंस्ट में मॉर्गेज रखा है। मॉर्गेज जो है उसे यहाँ पर चार्ज बोला जाता है। चार्ज दो तरह का होता है, फिक्स चार्ज भी होता है, फ्लोटिंग भी होता है। फिक्स चार्ज का मतलब है, जैसे मैंने बोला कि कंपनी ने पर्टिकुलर एसेट का नाम बता दिया कि यही मॉर्गेज में है, और फ्लोटिंग का मतलब है कि कंपनी के कोई भी सारे एसेट्स में जो है फ्लोटिंग, सारे एसेट्स को मॉर्गेज माना जाएगा। इवन फ्यूचर में अगर कोई एसेट लिया गया तो उसे भी माना जाएगा। ये देखो, दिस डिबेंचर आर सिक्योर्ड बाय चार्ज अपॉन सम और ऑल एसेट ऑफ द कंपनी। ठीक है, कुछ या फिर सारे एसेट के ऊपर चार्ज रखा जा सकता है। इसके हिसाब से चार्ज को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड फ्लोटिंग। फिक्स्ड चार्जेस है मॉर्गेज ऑन स्पेसिफिक एसेट, कोई एक स्पेसिफिक एसेट पे ही एक या दो तीन चार जो भी वो स्पेसिफिकली बता दिया जाएगा, ये सारे एसेट मॉर्गेज में है। और मॉर्गेज रहने से क्या होगा, कंपनी बिना कंपनी उसे बेच नहीं सकती है। ठीक है, मतलब कंपनी का उसको यूज करने का तो अधिकार है, पोजीशन तो उस पे है, लेकिन ओनरशिप नहीं हो जाएगा। फिर ओनरशिप नहीं रहेगा कि ये मेरा एसेट है। मॉर्गेज रख देने का मतलब मेरा एसेट नहीं हुआ, ठीक है, पोजीशन रहेगा। ऐसा नहीं है कि कंपनी ने अपना एक प्लांट मॉर्गेज रख दिया तो फिर वो प्लांट कोई लेके चला जाएगा डिवेंचर होल्डर, ऐसा नहीं होता है। प्लांट वही यूज करेंगे, लेकिन उसे जब चाहे बेच दे ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो मॉर्गेज में है तो ओनरशिप नहीं है। तो mortgage on specific asset, this asset cannot be sold without the consent of the debenture holder। तो डिवेंचर होल्डर से पूछे बिना बेच नहीं सकते। द सेल प्रोसीड्स ऑफ द एसेट आर यूटिलाइज्ड फर्स्ट फॉर रीपेइंग द डिवेंचर होल्डर। अब मान लो मॉर्गेज वाला एसेट बेचना पड़ा, तो अगर बेच के जो पैसा आएगा उससे पहले डिवेंचर होल्डर को रीपे करना पड़ेगा। जैसे मान लो कंपनी सोच रही है कि मेरा प्लांट मशीनरी जो मॉर्गेज पे रखा हुआ है हम उसे बेचना चाहते हैं, बेच के अपना लोन यानी डिवेंचर वाले को रीपे कर देंगे और ये बेच देंगे। तो क्योंकि उन्होंने मॉर्गेज रखा था तो पहले डिवेंचर होल्डर को बोलना पड़ेगा कि हम आप लोगों का लोन रीपे करना चाहते हैं, जो भी आपका ड्यू से दे देना चाहते हैं, इस एसेट को बेच देना चाहते हैं। तो वो बेच के जो पैसा आएगा वो डिवेंचर होल्डर को पूरा दे देंगे तो चलेगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। A floating charge generally covers all the asset of the company including future one। बोल रहा है फ्लोटिंग चार्ज क्या है, सारे एसेट को कवर करेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग फ्यूचर वन। फ्यूचर में अगर कोई हम लोग एसेट खरीदेंगे तो उसको भी कवर करेंगे। अच्छा, अब देखो अनसिक्योर्ड और नेकेड डिवेंचर, मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं है, मतलब मॉर्गेज नहीं है। दिस डिवेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज अपॉन अपॉन एनी एसेट, कोई भी एसेट पे कोई मॉर्गेज या चार्ज नहीं है। कंपनी मियरली प्रॉमिसेस टू पे इंटरेस्ट ऑन ड्यू डेट्स, कंपनी सिर्फ इंटरेस्ट देगी उस डिवेंचर पे, एंड टू रीपे द अमाउंट ड्यू ऑन मैच्योरिटी डेट, मैच्योरिटी डेट पे वो अमाउंट को रीपे कर दिया जाएगा। दिस टाइप ऑफ डिवेंचर आर वेरी रिस्की फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ इन्वेस्टर, मतलब डिवेंचर होल्डर के लिए काफी रिस्की है, क्योंकि कंपनी बोल रही है कुछ मॉर्गेज वॉर्गेज नहीं है, आप मुझे लोन दो, हम आपको इंटरेस्ट देंगे, और मान लो 5 साल बाद आपका पैसा रिटर्न करने का बात की है तो कर देंगे, ठीक है। लेकिन इन द मीन टाइम अगर कंपनी लिक्विडेट में जाती है तब डिवेंचर होल्डर के पास ऐसा कुछ ऑप्शन नहीं रहेगा जिसे बेच के वो अपना रिकवरी जल्दी जल्दी कर ले, ठीक है। वो कंपनी को बोल तो सकती है कि मुझे मेरा रिकवरी दो, उसके बाद ही आप प्रेफरेंस इक्विटी को देना, वो तो होगा, वो तो लीगल है, लॉफुल है। लेकिन अगर मॉर्गेज होता है तो फिर क्या होता है, जल्दी जल्दी रिकवरी होता है, लेकिन बिना मॉर्गेज के केस में रिकवरी होने का चांसेस जो है वो मॉर्गेज की तरह उतना फास्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल डिवेंचर का मतलब जो कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग इक्विटी शेयर में, ठीक है। अब ये देखो आइदर पार और प्रीमियम और डिस्काउंट, मतलब जो इक्विटी शेयर दिया जाएगा वो हो सकता है पार पे इशू हुआ है, वो हो सकता है प्रीमियम पे इशू हुआ है, वो हो सकता है डिस्काउंट पे इशू हुआ है। वैसे डिस्काउंट पे शेयर इशू करना अलाउड नहीं होता है, एक्सेप्ट जो स्वेट इक्विटी शेयर है वही डिस्काउंट पे इशू होता है आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इशू। तो डिबेंचर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन कब, एक्चुअली क्या होता है, इशू करने के बाद कंपनी का जो रीपे डेट आएगा, अगर रीपेमेंट का
जो टाइप है वो कन्वर्जन इन शेयर है, तो कंपनी क्या कर सकती है, डिवेंचर को कन्वर्ट कर सकती है। थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया ना कि 3 तरह से रीपे हो सकता है, या तो कैश में कर दो, या तो इक्विटी शेयर में हो सकता है, या फिर डिवेंचर को दूसरे डिवेंचर में कन्वर्ट किया जा सकता है। वही चीज यहाँ पर बोला है, दिस डिवेंचर में बी फुल्ली और पार्टली कन्वर्टेबल। अब फुल्ली पार्टली कन्वर्टेबल भी होता है, जैसे मान लो कंपनी का जो डिवेंचर होल्डर है, मान लो कंपनी का 1 लाख डिवेंचर इशू हुआ था, ठीक है, 1 लाख। तो यहाँ पर क्या हुआ, 60,000 डिवेंचर होल्डर को पेमेंट कर दिया गया है कैश में, बाकी जो 40,000 पेमेंट करना था उसके लिए शेयर इशू किया गया, तो उसको बोला जाता है फुल्ली और पार्टली, मतलब कुछ कन्वर्जन हुआ है और बाकी नहीं हुआ है। तो ये सब पहले इशू के टाइम पे बता दिया जाता है। फिर कंपनी क्या करती है, ऑफर करती है कि हम लोग अपना डिवेंचर रीपे करना चाहते हैं, और कंपनी चाहती है कि ये कभी कभी होता है कि रीपेमेंट के टाइम पे भी कंपनी ऑफर दे सकती है, एकदम इशू के टाइम पे बताना पड़ेगा कन्वर्जन होगा ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है। हाँ, रीपेमेंट कब होगा वो बताना पड़ेगा, 5 साल बाद, 6 साल बाद, फिर कंपनी ऐसे ऑफर दे सकती है कि हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग 50% जो है डिवेंचर होल्डर जो है उनको शेयर दे देंगे, ठीक है। अब डिवेंचर होल्डर को डिसाइड करना है कि उनको पैसा लेना है या फिर इस कंपनी का शेयर लेना है, तो इस तरह से भी होता है। इन फ्यूचर दिस डिवेंचर होल्डर गेट ए चांस टू बिकम द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। और इससे क्या होगा, जो डिवेंचर होल्डर था वो फ्यूचर में अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज करता है तो वो शेयर होल्डर बन जाएगा। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर, देखो दीज आर द डिवेंचर व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू शेयर इन फ्यूचर, मतलब जो कभी भी शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू दिस डिवेंचर्स आर रिपेड, इनको कैश ही मिलेगा, ठीक है, इनका कोई कन्वर्जन नहीं हो सकता है। परमानेंस, परमानेंस में देखो रिडीमेबल, इररिडीमेबल। रिडीमेबल मतलब जिस डिवेंचर का एक टाइम पीरियड है कि 5 साल 6 साल बाद ये रिडीम हो जाएगा। दिस डिवेंचर आर रीपेबल एज पर द टर्म्स ऑफ द इशू, फॉर एग्जांपल आफ्टर 8 इयर्स ऑफ द डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ इशू से 8 साल बाद, 5 साल बाद, जो भी हो, तो एक स्पेसिफिक टाइम रहेगा कि इतने दिन बाद ये रीपे हो जाएगा। लेकिन इररिडीमेबल डिवेंचर का मतलब क्या है, the debenture are not repayable during the lifetime of the company। कंपनी जितना दिन है, मतलब जब तक वो लिक्विडेट नहीं होती है तब तक कंपनी उस डिवेंचर से रेज किए गए फंड को, पैसे को कभी भी रिटर्न नहीं करेगी। इसे हम लोग परपिचुअल डिवेंचर भी बोलते हैं, मतलब जो चलता ही जाएगा। तो दीज आर रीपेड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन, अगर लिक्विडेट होगी कंपनी तभी पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं, मतलब बोल सकते हो शेयर की तरह हो गया, ठीक है, लिक्विडेट होने पे इक्विटी शेयर की तरह, लिक्विडेट होने पे ही पैसा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर ऐसा डिवेंचर इशू हुआ है तो उसे बोला जाता है इररिडीमेबल डिवेंचर। अब नेगोशिएबल और प्रायोरिटी, नेगोशिएबल में देखो दो तरह का, रजिस्टर्ड और बियरर डिवेंचर, ठीक है। तो दिस डिवेंचर आर पेबल टू रजिस्टर होल्डर हुज नेम, एड्रेस एंड particulars of holding is recorded in the register of debenture holder। तो बोल रहा है कि ये दिस डिवेंचर्स आर पेबल टू ए रजिस्टर्ड होल्डर whose name, address and particulars of holding is recorded in the register of debenture holder, they are not necessary, not easily transferable। तो क्या होता है, रजिस्टर्ड डिवेंचर मतलब जिनका नाम रजिस्टर्ड है, जिनका नाम एज ए डिवेंचर होल्डर रजिस्टर्ड है, या फिर डिवेंचर होल्डर का नाम, सिर्फ नाम नहीं, नाम, एड्रेस या फिर एनी पर्टिकुलर जो होल्डिंग रिगार्डिंग रिकॉर्डेड होना चाहिए वो सब अगर रिकॉर्डेड है, तो इस तरह के डिवेंचर होल्डर को रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर बोला जाता है। ये इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है, जब किसी का नाम वाम किसी पर्टिकुलर चीज पे लिखा हुआ है तो वो इजीली ट्रांसफरेबल नहीं होता है। जैसे मान लो कोई वैकेंट लैंड में किसी के दादाजी का नाम है, ठीक है, फिर वहां से इजीली जो है वो ट्रांसफर किसी और के नाम पे, मतलब चीजों को जल्दी जल्दी, अगर किसी का नाम वहां पर दर्ज है तो इजीली ट्रांसफर नहीं होता है, लेकिन अगर नाम नहीं है किसी का पर्टिकुलर तो इजीली ट्रांसफरेबल होता है। वैसे द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 आर fully complied with for effecting transfer of this debenture। तो बोल रहा है कि प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर टू बी complied with for effecting transfer of this debenture। तो ट्रांसफर इजीली नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं कि ट्रांसफर नहीं होगा, ट्रांसफर होगा, लेकिन जो रूल्स रेगुलेशंस है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से उसके साथ ऐड पर होके फिर हम लोग चाहे तो डिवेंचर को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो डिवेंचर इंटरेस्ट इज पेड आइदर टू द ऑर्डर ऑफ रजिस्टर्ड होल्डर एज एक्सप्रेस्ड इन द वारंट इशूड बाय द कंपनी और द बियरर ऑफ द इंटरेस्ट कूपन्स। बोल रहे डिवेंचर इंटरेस्ट किसे पे किया जाएगा, आइदर टू द ऑर्डर ऑफ द रजिस्टर्ड होल्डर एज एक्सप्रेस्ड इन द वारंट इशूड बाय द कंपनी, कंपनी ने जो डिवेंचर वारंट इशू किया है वहां पर जिसका नाम लिखा हुआ है, मतलब
रजिस्टर में जिसका नाम लिखा हुआ रहेगा उनको मिल सकता है, या फिर बियरर ऑफ द इंटरेस्ट कूपन जिनके पास है उनको भी इंटरेस्ट मिल सकता है। तो रजिस्टर्ड डिवेंचर में बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन होंगे, लेकिन जो बियरर है मतलब जो रजिस्टर्ड नहीं है तो ये इजीली ट्रांसफरेबल है। ठीक है, ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी मतलब एक जन दूसरे को चाहे तो वो ट्रांसफर कर सकता है। ठीक है, जैसे हमारे पास कोई करेंसी है, ठीक है, जैसे मान लो हमारे पास एक 10 रुपए का नोट है तो वो इजीली ट्रांसफरेबल है ना, उसमें थोड़ी ना किसी का नाम लिखा हुआ है कि ये इसी को मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। तो वैसे ही बियरर डिवेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय डिलीवरी, दीज आर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पेएबल टू द बियरर। ठीक है, जिसके पास होगा उसी का। नो काइंड ऑफ रिकॉर्ड इज केप्ट बाय द कंपनी इन रेस्पेक्ट ऑफ द होल्डर ऑफ सच डिवेंचर, जैसे रजिस्टर्ड डिवेंचर होल्डर का नाम, एड्रेस या फिर एनी मतलब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो है वो रजिस्टर में रजिस्टर्ड होता है, लेकिन ये बियरर डिवेंचर का किसी तरह का रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता है। ठीक है, therefore the interest on it is paid to the holder irrespective of any identity। तो इसीलिए इंटरेस्ट जो है वो जिनके पास मतलब होल्डर मतलब डिवेंचर होल्डर जो है उन्हीं को मिल जाता है, उसके लिए कुछ आइडेंटिफिकेशन अलग से प्रूव करने का जरूरत नहीं है कि हाँ हम ही वो रजिस्टर्ड मतलब डिवेंचर होल्डर है। जैसे यहाँ पर प्रूव होगा ना कि आपका नाम क्या है, आप इंटरेस्ट मांग रहे हैं तो रजिस्टर में ढूंढा जाएगा, बट यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि ये बियरर डिवेंचर है। नो ट्रांसफर डीड इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ सच डिवेंचर। अब डीड का क्या जरूरत है, जब कुछ रिटर्न में है ही नहीं तो ट्रांसफर इजीली होगा, फिर ट्रांसफर करने के लिए डीड वगैरह का जरूरत नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर किसी का नाम अलग से रजिस्टर्ड है तो फिर ट्रांसफर करना आसान नहीं होगा। प्रायोरिटी बेसिस पे फर्स्ट मॉर्टगेज और सेकंड मॉर्टगेज। फर्स्ट मॉर्टगेज का मतलब है दिस डिवेंचर आर पेएबल फर्स्ट आउट ऑफ द प्रॉपर्टी चार्ज। तो डिवेंचर को हम लोग इस तरह से रैंक दे सकते हैं कि फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर, सेकंड मॉर्टगेज डिवेंचर, मतलब मॉर्टगेज प्रॉपर्टी अगर बिक रहा है तो उससे जो रियलाइजेशन होगा वो पहले फर्स्ट मॉर्टगेज वालों को मिलेगा, उसके बाद सेकंड मॉर्टगेज वालों को, मतलब इनका प्रायोरिटी ज्यादा होता है इनसे। दिस डिवेंचर आर पेएबल आफ्टर सेटिस्फाइंग द फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर, मतलब फर्स्ट मॉर्टगेज डिवेंचर होल्डर को मिलने के बाद ही इनको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रायोरिटी के हिसाब से। तो टाइप्स ऑफ डिवेंचर भी हम लोगों ने कर लिया। अब यहाँ पर दिया है इशू ऑफ डिवेंचर। इशू ऑफ डिवेंचर कितने तरीके से हो सकता है। इशू ऑफ रिडीमेबल डिवेंचर कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फॉलोइंग। तो डिवेंचर पार पे इशू हो सकता है, रिडीमेबल एट पार या डिस्काउंट। डिवेंचर डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, रिडेम्पशन पार एंड डिस्काउंट पे हो सकता है। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट, मतलब जैसे देखो पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे बोला है इशूड एट पार, पार वैल्यू मतलब 100 होता है, ये इसमें इशू हुआ। और रिडेमेबल एट पार भी हो सकता है, मतलब यहाँ पर दिखाते हैं रिडेम्पशन एट पार भी हो सकता है, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट मतलब मान लो 80 में, ऐसा भी हो सकता है। फिर इशूड एट डिस्काउंट, तो इशू हुआ है मान लो 80 में, रिडीम होगा 100 में या फिर डिस्काउंट में। ठीक है, तो रिडेम्पशन जो है वो पार पे भी हो सकता है, डिस्काउंट, तो अलग अलग कंडीशन बताया कि किस तरह से हो सकता है। अब देखो फिर क्या बोल रहा है, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम, रिडेम्पशन एट पार और डिस्काउंट। डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट प्रीमियम, इस तरह से भी हो सकता है। अच्छा, फिर बोल रहा है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम, वो तो हमें क्वेश्चन में दे देगा, इसका जस्ट बताया कि कितने तरीके का हो सकता है। अब यहाँ पर क्या बोला है, रिडेम्पशन एट डिस्काउंट में बी ए रेयर सर्कमस्टेंसेस इन प्रैक्टिकल लाइफ, लेकिन रिडेम्पशन डिस्काउंट में प्रैक्टिकली नहीं होता। यहाँ पर क्वेश्चन में देगा तो दे सकता है। देखो अगर कोई कोई डिवेंचर होल्डर बन रहा है किसी कंपनी का और उसको पहले से ही पता है कि हम जो पैसा देंगे मुझे इंटरेस्ट तो मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेरा अगर मैंने 100 रुपया दिया है तो मुझे फ्यूचर में उससे 80 रुपीज मिलेगा, तो कोई क्यों उस कंपनी का डिवेंचर होल्डर बनेगा। तो इसीलिए प्रैक्टिकली जो है डिवेंचर होल्डर सॉरी प्रैक्टिकली जो है रिडेम्पशन जो होता है डिवेंचर का वो हम लोग का डिस्काउंट में नहीं होता है, रेयर सर्कमस्टेंसेस हो सकता है। तो यहाँ पर देखो जर्नल एंट्री भी दिया है, देखो क्या दिया है, डिवेंचर इशूड एट पार, रिडीमेबल एट पार, उसका क्या एंट्री होगा। डिवेंचर अगर हम लोगों ने पार पे इशू किया तो एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन का पैसा हमें अलग से बताया, फिर एप्लीकेशन टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, और डिवेंचर का नाम होता है, नाम मतलब उसके परसेंटेज से ही डिवेंचर को जाना जाता है कि डिवेंचर कितने का है। तो ये हम लोग का हो गया, मतलब इंटरेस्ट रेट क्या है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर। जैसे हम लोग लोन लेते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, बैंक टू लोन। ठीक है, यहाँ भी वही हुआ, देखो बैंक और ये लोन की जगह है डिवेंचर, डिवेंचर भी तो लोन है, वही तो मैंने बताया डिवेंचर भी लोन है, तो बैंक टू लोन, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पर भी ना क्या होता है, पार्ट पार्ट पेमेंट हो सकता है, इसीलिए एप्लीकेशन अलॉटमेंट ये सारा पॉइंट आ सकता है।
अब देखते हैं पहला इलास्ट्रेशन 1। देखो इसमें क्या दिया है। इलास्ट्रेशन 1। Amol Limited issued 40 lakh 9% debenture of 50 each payable on application as per terms mentioned in the prospectus। ठीक है, prospectus में जैसे बताया गया है उसके हिसाब से 50 जो है एप्लीकेशन पे देना पड़ेगा। रिडीमेबल एट पार, रिडेम्पशन होगा पार में एनी टाइम आफ्टर 3 years, 3 साल बाद कभी भी ये रिडेम्पशन हो सकता है। After the date of issue, record necessary entries for the issue of debenture in the books of Amol Limited। तो अमोल लिमिटेड के बुक्स में हमें एंट्री करके दिखाना, ठीक है। इलस्ट्रेशन 1। in the books of Amol Limited, date, particulars, amount। अच्छा, पहले 40 लाख डिबेंचर इशू हुआ है, 50 पे करना है एप्लीकेशन पे, तो एंट्री क्या हो जाएगा, डेट तो कुछ नहीं दिया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन 40 लाख इंटू 40 लाख इंटू 50, तो ये हो जाएगा, इन लाख कर देते हैं, 2000। ठीक है, ये हो जाएगा 2000 लाख। अच्छा, अब ये पैसा हम लोग ट्रांसफर कर देंगे डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना डिवेंचर इशू है, 9%, तो टू 9% डिवेंचर, टू 9% डिवेंचर। बस, और तो कुछ नहीं बोला, हमें यही एंट्री करने के लिए बोला था। और अगर नैरेशन लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट और बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू 9% डिवेंचर। बस इतना लिखने से ही होगा। चाहिए हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 1। अब अगर डिवेंचर जो है इशूड डिस्काउंट पे होगा, रिडीमेबल जो है, रिडेम्पशन जो है वो पार या फिर डिस्काउंट पे होगा, तो जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर जब ट्रांसफर होगा डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर। अब ये एंट्री क्यों लिखा है, अगर डिस्काउंट पे हुआ तो ठीक है, अगर इस इशू जो है वो डिस्काउंट पे हुआ तो यहाँ लॉस रिकॉर्ड होगा। ठीक है, यहाँ लॉस रिकॉर्ड होगा, जिसको हम लोग डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर बोल के रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, और डिस्काउंट पे इशू होने का मतलब है पार वैल्यू से कम पे इशू होना। व्हेन डिवेंचर आर इशूड एट डिस्काउंट, इशू प्राइस विल बी लेस देन पार वैल्यू। अच्छा, अब देखो इस पे जो क्वेश्चन है, इलास्ट्रेशन 2, इसमें बोला है अतुल लिमिटेड इशूड 1 crore 8% डिवेंचर ऑफ 100 each at a discount of 10%, redeemable at par at the end of 10th year। 10th ईयर के एंड में पूरा रिडेम्पशन कर दिया जाएगा। मनी वॉज पेबल एज फॉलो, 30 ऑन एप्लीकेशन, 60 ऑन अलॉटमेंट। तो 30 और 60 कितना हो गया, 90। लेकिन 90 होगा क्योंकि डिवेंचर तो 100 का है, ये क्या है, ये पर वैल्यू है, बट इशू प्राइस क्या है, 10% डिस्काउंटेड है, मतलब 100 माइनस 100 इंटू 10%, यानी कि 90 रुपीज। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एंट्री करना पड़ेगा, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर। तो पहले एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा, तो पहला एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब डिवेंचर कितना है, 1 करोड़, 3 4 5, हाँ 1 करोड़ इंटू 30, 1 करोड़ इंटू 30, तो ये हो जाएगा 30 करोड़।
ठीक है, ये हो जाएगा 30 करोड़। अब ये एप्लीकेशन का पैसा हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, कितना डिवेंचर इशू है 8%, ये लिखना जरूरी होता है, टू 8% डिवेंचर। यहाँ होल्डर का भी नहीं लिखना है, होल्डर का मतलब हो जाता है लोन देने वाले पर्सन, और डिवेंचर का मतलब होता है लोन। अभी कंपनी लोन का एंट्री करे, लोन वालों को क्या देना है उसका एंट्री नहीं करे, कंपनी बोल रही है मैंने कितने का लोन लिया है, तो वही चीज होगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा अमाउंट 30 करोड़। ठीक है, ये 30 करोड़, ये इन करोड़ में लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया 30 करोड़। तो ये वाला क्वेश्चन भी हम लोग का हो गया, छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें भी हम लोग सेम जो है, अच्छा डिस्काउंट तो दिखाया ही नहीं, डिस्काउंट दिखाया नहीं, और अलॉटमेंट भी था, मैंने सिर्फ एप्लीकेशन कर दिया पहले मैम वाले अलॉटमेंट क्वेश्चन। रेट एंट्री बाकी होगा। हाँ अलॉटमेंट तक कर लो। अच्छा अलॉटमेंट भी कर लेते, देखो अलॉटमेंट का एंट्री होगा, पहले अलॉटमेंट का पैसा डी होगा, तो कैसे होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1 करोड़ इंटू 60, 1 करोड़ इंटू 60, तो ये हो जाएगा 60 करोड़। फिर जैसे हम लोग शेयर इशू करने से सिक्योरिटीज प्रीमियम को यहाँ ड्यू करके दिखाते हैं ना, मतलब वैसे ही अलॉटमेंट। अब देखो कहाँ पर डिस्काउंट है वो हमें नहीं बोला है, जैसे इस शेयर में होता है ना नहीं बोला जाता है तो हम लोग अलॉटमेंट में मानते हैं, वैसे यहाँ पर भी मानेंगे, चाहे प्रीमियम हो चाहे डिस्काउंट हो। तो डिस्काउंट कितना होगा 10 रुपीज। ठीक है, तो 10 रुपीज का डिस्काउंट, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्काउंट ऑन डिवेंचर, ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अच्छा डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हो जाएगा 10 रुपीज, 1 करोड़ इंटू 10 मतलब 10 करोड़, ये हो जाएगा 8% डिवेंचर, क्योंकि अलॉटमेंट का पहले पैसा ड्यू होगा फिर रिसीव होगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 करोड़ इंटू 70, तो 70 करोड़ हो गया। अब ये पैसा जब हम लोग, ये तो हो गया ड्यू एंट्री, अब जब पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, तो पैसा कितना रेज होगा 60 करोड़। जब डिस्काउंट है तो 60 करोड़ ही मिलेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 करोड़। तो ये पूरा आंसर इन करोड़ में होगा, और ये अलॉटमेंट रहेगा तो हमें उसका भी एंट्री करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद थर्ड पॉइंट देखो, डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार और डिस्काउंट। अगर हम लोगों ने प्रीमियम पे इशू किया है और रिडेम्पशन अगर हम लोगों का पार या डिस्काउंट में है, ठीक है, तो इशू प्रीमियम पे हुआ है, तो जैसे एप्लीकेशन का पैसा मिला बैंक टू एप्लीकेशन, और फिर एप्लीकेशन से कहाँ जाएगा डिवेंचर में जाएगा। और अगर एप्लीकेशन मनी में ही सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो यहाँ पर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम बोल के ट्रांसफर कर देंगे, और अगर अलॉटमेंट में होगा तो अलॉटमेंट में ट्रांसफर करेंगे। देखो ये जो एंट्री दिया है ना, डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, मतलब ये एजम्पशन के साथ दिया गया है कि अगर एप्लीकेशन में ही प्रीमियम का पैसा इंक्लूडेड है वो भी हो सकता है। अब जैसे क्वेश्चन में बोलेगा वहां पर ही हम लोग इंक्लूडेड दिखाएंगे, अगर क्वेश्चन बोलेगा एप्लीकेशन में तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट में है अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन कुछ भी नहीं बोलता है, चाहे वो प्रीमियम का बात हो डिस्काउंट का बात हो, तो हमेशा एजम्पशन लेना चाहिए कि वो अलॉटमेंट में हो रहा है, अब वो शेयर हो या डिवेंचर। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन दिया है कोइनल केमिकल लिमिटेड issued 15 lakh 10% debenture of 50 each at a premium of 10% payable as 20 on application and balance on allotment। तो यहाँ पर बोल रहा है 10% डिवेंचर ऑफ 50 ईच, तो डिवेंचर का यहाँ पर वैल्यू ही 50 है और प्रीमियम है 10%, तो 50 पे 10% कितना हो जाएगा, 50 पे 10% 5 रुपीज। ठीक है, अब कैसे पे करना है, 20 ऑन एप्लीकेशन और बैलेंस जो है अलॉटमेंट में, तो 20 एप्लीकेशन में जाएगा और बैलेंस मनी अलॉटमेंट में। डिवेंचर आर रिडीमेबल एट आफ्टर 6 ईयर्स, 6 ईयर्स बाद डिवेंचर जो है रिडीम हो जाएगा। ऑल द मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज कॉल्ड अप एंड रिसीव्ड, अलॉटमेंट में जितने भी कॉल किए गए थे
सारे रिसिप्ट हुए, रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्रीज विद प्रीमियम मनी इज इंक्लूडेड इन एप्लीकेशन मनी। अब देखो बता दिया है कि प्रीमियम एप्लीकेशन में ही है, तो इसका मतलब ये 5 रुपए इसमें इंक्लूडेड है 20 में, ठीक है। तो हम लोग को उसके हिसाब से ही एंट्री करना पड़ेगा। अगर बता देता है एप्लीकेशन में है तो फिर हम लोग को वही फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन प्रैक्टिकली एप्लीकेशन में नहीं होता है, नॉर्मली जो है अलॉटमेंट वगैरह में ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इलास्ट्रेशन 3, डिवेंचर एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट लिख सकते हो 15 लाख इंटू 15 लाख इंटू 20, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 20 30, मतलब 300, 30 और एक जीरो लिख दिया मैंने 300, और यहाँ पर लिख देते इन लाख, मतलब ये है 300 लाख, आंसर 300 लाख। अच्छा, अब ये पैसा ट्रांसफर करेंगे हम लोग डिवेंचर में, जैसे वहां कैपिटल में करते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 300 लाख टू डिवेंचर का रेट था 10%, टू 10% डिवेंचर, और डिवेंचर में हमेशा क्या जाएगा, नॉमिनल वैल्यू जाएगा, टू 10% डिवेंचर, और टू यहाँ पर हो जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम, क्योंकि क्वेश्चन हमें बताया है इस 20 में प्रीमियम इंक्लूडेड है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब प्रीमियम कितने का था, प्रीमियम था हम लोग का 5%, सॉरी 10%, तो 50 का 10% 5 होता है, तो 5 रुपीज का प्रीमियम था, तो 5 इंटू 15 लाख, तो ये हो जाएगा 15 इंटू 5 75 लाख, ठीक है। ये 75 लाख हो जाएगा, और 10% डिवेंचर कितना जाएगा, तो ये हो गया 15 इंटू 15 लाख, ठीक है। 15 लाख नंबर ऑफ डिवेंचर, और 15 जो है वो हम लोग का एप्लीकेशन का जो है वैल्यू है, मतलब डिवेंचर का, क्योंकि ये 15 है और यहाँ पर कितना है 5 है, क्योंकि 50 पे 10% मतलब सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट 5 है, और क्वेश्चन में बताया ये एप्लीकेशन में इंक्लूडेड है, तो ये प्रीमियम का पार्ट और ये डिवेंचर का पार्ट, ठीक है। तो ये 15 जो है हम लोग का 15 लाख इंटू 15 करना पड़ेगा, तो 15 इंटू 15 225 होता है, ठीक है, 225 लाख, 225 लाख हो जाएगा, बाकी जीरो से भी आंसर लिखा जाता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसके बाद कौन सा एंट्री होगा, अलॉटमेंट का, ठीक है। अब अलॉटमेंट पहले ड्यू होगा, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर। अब अलॉटमेंट में कितना जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में हमें बता दिया था कि बैलेंस ऑन अलॉटमेंट जाएगा, तो डिवेंचर कितने का हुआ 50 प्लस 5 55 इशू प्राइस, इसमें से अगर 20 विद प्रीमियम, ये भी प्रीमियम वाला वैल्यू है, ये भी प्रीमियम वाला वैल्यू, ये अगर एप्लीकेशन में चला गया तो अलॉटमेंट में बैलेंस यानी 35 जाना चाहिए, ठीक है। 35 इंटू 15 लाख करेंगे, 35 इंटू 15 लाख, तो 35 इंटू 15 525 हो जाएगा, 525 लाख, ठीक है। 525 लाख डिवेंचर का अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ, और क्वेश्चन में बताया था कि सारा पैसा हमें रिसीव्ड हो चुका है कॉल्ड अप करने पे, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, फाइव ट्वेंटी फाइव लाख, यहाँ पर हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, यहाँ पर हो जाएगा बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, तो ये भी हो गया हम लोग का। तो हम लोगों ने 3 तरह का ही किया, पार में इशू, प्रीमियम में इशू, डिस्काउंट में इशू। अब क्या बोल रहे हैं देखो, नेक्स्ट डिवेंचर इशूड एट पार एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अब रिडेम्पशन का बात आ गया, ठीक है। डिवेंचर पार पे इशू किया गया है, बट प्रीमियम पे रिडीम किया जाएगा, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, वेयर डिवेंचर आर टू बी रिडीम्ड एट प्रीमियम एंड एक्स्ट्रा एंट्री इज टू बी मेड एट द टाइम ऑफ इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर, ठीक है। तो जब भी प्रीमियम पे इशू होगा, सॉरी रिडीम होगा, इशू से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर प्रीमियम पे रिडीम होगा फ्यूचर में,
तो कंपनी इशू के डेट पे जो भी इशू रिलेटेड एंट्री होता है वो तो कंपनी करेगी ही करेगी, एक एक्स्ट्रा एंट्री करेगी क्योंकि फ्यूचर में लॉस होने वाला है। क्यों? हम लोगों ने डिवेंचर चाहे पार पे इशू किया हो चाहे हम लोगों ने डिस्काउंट पे इशू किया हो, लेकिन रीपे तो प्रीमियम पे करने वाले हैं। मतलब एक्चुअली पार वाला कंसेप्ट यहाँ पर आएगा। हम लोगों ने 100 रुपए लिए और बदले में बोल रहे 110 देंगे, तो प्रीमियम पे रिडीम हुआ। तो ये हम लोग पहले ही बता देते हैं, तो फ्यूचर का लॉस अभी रिकॉर्ड करना चाहिए। ठीक है, ये अकाउंट्स का सिस्टम होता है। AS1 भी हमें यही बताता है कि लॉस को हम लोग प्रूडेंस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन प्रॉफिट को नहीं करते। ठीक है, तो ये जो लॉस होगा इसे हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो ये फ्यूचर का लॉस आज ही हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा और उसके लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा एंट्री पास करेंगे। ठीक है, तो हमेशा याद रखना है, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है और इशू पार पे हुआ है तो हम लोग का एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा। एंट्री कैसे होगा? देखो यहाँ पर जब इशू हुआ तो बैंक टू डिवेंचर एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, मतलब पहले एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर, फिर अलॉटमेंट का एंट्री होगा। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर, ये तो हम लोग पहले भी कर रहे थे ना, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर। ठीक है, अब लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर और टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम, ये जो है ये यहाँ पर कंबाइनली कर दिया गया है, लेकिन हम लोग इसको क्या करेंगे, अलग से एंट्री करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अलग से करेंगे, तो हम लोग अलग अलग से भी कर सकते हो, कंबाइनली भी कर सकते हो, जैसे यहाँ पर किया। ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू टू डिवेंचर रिडेम्पशन, तो हम लोग अलग अलग करेंगे। देखो कैसे होगा, हम लोग पहले क्वेश्चन के साथ समझ लेते हैं कि एंट्री का इम्पैक्ट क्या आएगा, फिर देखेंगे कि कंबाइन एंट्री कैसे देखने में होता है, और जो मतलब स्प्लिट करके करेंगे उसमें कैसे होगा। मॉडर्न इक्विपमेंट लिमिटेड इशूड 4,12% डिवेंचर ऑफ 100 पेबल एज फॉलोज। एप्लीकेशन पे 30 देना है, अलॉटमेंट में 70, मतलब टोटल 100 देना है। द डिवेंचर वेयर फुल्ली सब्सक्राइब्ड एंड ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, सारे पैसे रिसीव्ड हो गए। एज पर द टर्म्स ऑफ इशू डिवेंचर्स आर रिडीमेबल एट 110 पर डिवेंचर। अब देखो 100 लिया, 110 देंगे तो लॉस होगा फ्यूचर में। पर डिवेंचर रिडेम्पशन पे 10 रुपीज का लॉस होगा। रिकॉर्ड नेसेसरी एंट्री रिगार्डिंग इशू ऑफ डिवेंचर, हमें इशू का ही एंट्री करने बोला है, लेकिन फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इसलिए इशू डेट पे फ्यूचर का जो प्रीमियम पे रिडीम होने का जो लॉस है उसे हमें यहाँ पर रिकॉर्ड करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द प्रूडेंस नेचर। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे इलस्ट्रेशन 4। पहले एप्लीकेशन का पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में कितना पैसा आएगा, 30 रुपीज, और नंबर ऑफ डिवेंचर कितना है, 4 लाख, तो 4 लाख, तो 4 लाख इंटू 30 मतलब 120 लाख। 120 लाख इसको लिख देते हैं इन लाख। अच्छा, इसके बाद ये पैसा हम लोग ट्रांसफर करेंगे डिवेंचर अकाउंट में, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर 120 लाख हो गया। अच्छा, अब हम लोग अलॉटमेंट का पैसा ड्यू करेंगे, तो अलॉटमेंट है कितना, 70, तो यहाँ पर लिखते हैं डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 12% डिवेंचर। अच्छा, 70 रुपीज करके, तो 70 इंटू 4 लाख, तो ये हो जाएगा 280। 280 अब ये ड्यू एंट्री हो गया। अब हम लोग रिसीव एंट्री करेंगे, तो रिसीव एंट्री यहाँ पर करके दिखा देते हैं, ये वाला मशीन। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, पैसा रिसीव हो कितना, 280 लाख। 70 इंटू 4 लाख करके 280 लाख, 280 लाख ड्यू हुआ, 280 लाख रिसीव हो गया। अब एक एडिशनल एंट्री, कौन सा,
पर डिवेंचर पे कितना लॉस होगा फ्यूचर में जब ये रिडीम होगा। तो 10 यहाँ पर कितना था 110 मतलब 10 रुपीज करके 100 के बदले 110 रुपीज करके 4 लाख डिवेंचर पे मतलब 40 लाख का फ्यूचर में लॉस होगा। तो ऐसे लिखना पड़ेगा लॉस हो रहा है तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर ये लॉस लिखना पड़ता है ठीक है। और डिवेंचर जब डिस्काउंट पे इशू होता है तब हम लोग उसको डिस्काउंट और इशू ऑफ डिवेंचर लिखते हैं। तो इससे समझ में आएगा ये जो है प्रीमियम वाला बात हो रहा है। ये रिडेम्पशन फ्यूचर का आज ही रिकॉर्ड करेंगे फ्यूचर का लॉस। तो ये लॉस ऑन लॉस कितना होगा फ्यूचर में लॉस हो जाएगा हम लोग का पर डिवेंचर पे 10 रुपीज करके 4 लाख में 40 लाख का लॉस होगा ठीक है। और ये अभी का नहीं है फ्यूचर का है। तो इसे हम लोग कैसे रिकॉर्ड करेंगे एज ए लायबिलिटी। तो इसको लिखेंगे टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम ऐसे लिखा जाता है या फिर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर एक ही बात है ठीक है। ऐसे लिखो या फिर प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर 40 लाख। अब कंबाइन एंट्री कैसे होता है वो भी बताते हैं। ये देखो कंबाइन एंट्री का जो बात है वो कैसे होगा ये एंट्री को यहाँ पर अलग से नहीं दिखा के इसी के साथ ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ मतलब यहाँ पर लिख सकते हैं लॉस ऑन इशू ऐसे करके 40 लाख और यहाँ पर टू डिवेंचर रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम यहाँ पर 40 लाख ठीक है। तो ये यहाँ पर एंट्री नहीं आएगा फिर ये वाला एंट्री हो जाएगा। वैसे भी कर सकते हैं अलग से चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो सेपरेट एंट्री भी लिखोगे तो भी ठीक है। अगर कंबाइन एंट्री लिख पाते हैं तो भी ठीक है लेकिन सेपरेट लिखने से गलत होने का चांसेस कम होता है ठीक है। तो ये हम लोग का हो गया। अच्छा इसके बाद डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर ऐसा होता है कि डिस्काउंट पे इशू हुआ है और प्रीमियम पे रिडीम हुआ है तब कैसे मैम है बोल। ম্যাম বলছি এই যে লসটা হলো এই লসটা তো সিকিউরিটিজ প্রিমিয়ামের এগেনস্টেই সেট আপ হবে, তাহলে এখানে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়াম লিখলাম না কেন? সেটা যখন রাইট অফ করব তখন ইউজ করব না। এটা তো এখন রেকর্ড করছি যে আমার এই লসটা ফিউচারে হবে কিন্তু এটা আমি রাইট অফ কখন করব মানে সিকিউরিটিজ প্রিমিয়ামটা কখন ইউজ করব যখন আমি এটাকে রাইট অফ করতে শুরু করব। এটা তো ইস্যুর সঙ্গে করছি যখন আমি এটাকে এরপরে এটা ইস্যুর টাইমে হলো এরপর যখন আমি রিডেমশন করব তখন তো আমি ওটাকে ইউজ করব না সিকিউরিটিজ প্রিমিয়ামটা। এখন তো রিডেমশন হচ্ছে না বুঝতে পারলে। হ্যাঁ ঠিক আছে। হ্যাঁ এটা এখন ইস্যু হচ্ছে যখন আমরা রিডিম করব তখন ইউজ করব ওটাকে রিডিম করার জন্য। এখন তো শুধু রেকর্ড করলাম ফিউচারে যে লসটা হবে সেটাকে আমরা রেকর্ড। अब देखो बोल रहा है डिवेंचर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। इसमें कैसे होगा अगर हम लोग डिस्काउंट में इशू किए हैं और प्रीमियम में रिडीम करने वाले हैं तो प्रीमियम में जब भी रिडीम होगा हम लोगों को एक एक्स्ट्रा एंट्री करना पड़ेगा। ये देखो in this situation the price is less than par value but redemption value is more than par value. The difference between the redemption price and the issue price is treated as discount or loss on issue of debenture. A 10% debenture of 1000 is issued at discount of 100 मतलब डिवेंचर 1000 रुपए का डिवेंचर 100 रुपए के डिस्काउंट में इशू हुआ था यानी 900 और रिडीम किया जाएगा बोला है प्रीमियम पे ठीक है। प्रीमियम ऑफ 5 पर डिवेंचर द अमाउंट ऑफ लॉस विल बी कितना होगा। तो ये देखो हम लोगों ने 1000 रुपए लिया था और जब रिडीम करेंगे तो कितना करेंगे। रिडीम हम लोग जब करते हैं तो जिससे जो लिया है वो तो करेंगे लेकिन प्रीमियम का बात करें तो 5 रुपीज भी देंगे तो 1005 देंगे है ना 1005 रुपीज देंगे और हमें उसके बिहाफ में कितना मिला 900 तो लॉस कितना हुआ 105। इस तरह से कैलकुलेट करना पड़ेगा। बात समझ में आया। देखो यहाँ पर बोला है कि डिवेंचर का जो वैल्यू है वो बता दिया है। एक डिवेंचर का वैल्यू है सपोज 1000 रुपीज ठीक है और जिसको हम लोगों ने 100 रुपए के डिस्काउंट में इशू किया था मतलब कंपनी के पास डिवेंचर इशू करके लोन का अमाउंट 900 आया। अब कंपनी ने इशू के टाइम पे बता दिया कि हम रिडेम्पशन प्रीमियम पे करेंगे। तो प्रीमियम पे करने का मतलब है आपसे जो लिया है वो तो हम लोग लौटाएंगे ही लौटाएंगे और उसके साथ 5 रुपीज भी लौटाएंगे। तो तब कैलकुलेशन ये होगा कि हम लोग इस पे 1000 रुपीज पे 5 होगा पर वैल्यू पे वो कैलकुलेट होता है ये वैल्यू पे नहीं होता है ठीक है। तो 1005 अब इसका डिफरेंस देखो जो होगा वही हमारा लॉस बोल के रिकॉर्ड होगा ठीक है। फ्यूचर में प्रीमियम का जो लॉस होगा वो इस तरह से कैलकुलेट होगा। अब एक क्वेश्चन करते हैं तो समझ में आएगा। देखो ये टॉपिक पे ही हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है इलस्ट्रेशन 5। देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है
Agrotech Limited issued 150 lakh 9% डिवेंचर ऑफ 100 इच एट ए डिस्काउंट ऑफ 6%। तो इशू कैसे हो रहा है? डिस्काउंट पे हो रहा है। तो 100 का डिवेंचर अगर 6% डिस्काउंट में जा रहा है तो ये 94 में इशू हुआ है। रिडीमेबल एट ए प्रीमियम ऑफ 5%, बट रिडेम्पशन कैसे होगा? 5% प्रीमियम पे, आफ्टर 3 इयर्स पेबल, आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, 3 साल बाद रिडेम्पशन होगा। अब पेबल कैसे है? मतलब डिवेंचर का ये 94 कैसे देना है? एप्लीकेशन पे 50, अलॉटमेंट में 44, दोनों को ऐड करो, देखो हो जाएगा 94। रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर। डिवेंचर इशू के लिए हमें नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करने के लिए बोला गया। अच्छा, अब यहाँ पर लॉस कितना होगा? 5% बोला है, यानी 100 पे, ये देखो 100 की जगह हम लोग 105 जो है वो रीपे करेंगे, तो हमारा 5 रुपीज का होगा। इसका कैलकुलेशन हमें हमेशा पर वैल्यू पे करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ जगह नहीं है। इलस्ट्रेशन 5। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा 50 रुपीज ये एंट्री करेंगे, तो पैसा मिलने पे एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अच्छा, इसका वैल्यू देखते हैं कितना है। 150 लाख इंटू 50, 150 लाख इंटू 50, तो 15 इंटू 5 75, और 2 जीरो आ जाएगा, मतलब 7500 लाख। तो इसको इन लाख लिख देंगे, ठीक है। फिर इसी पैसे को हम लोग जो है डिवेंचर में ट्रांसफर करेंगे, तो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू, परसेंटेज जो है डिवेंचर का, टू 9% डिवेंचर, 7500। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग अलॉटमेंट का ड्यू करेंगे, ठीक है। तो डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर। अच्छा, ये लेकिन डिस्काउंट में इशू किया गया है, इशू किया गया है डिस्काउंट में, तो डिस्काउंट का यहाँ पर एंट्री होगा। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू, या फिर लॉस ऑन इशू भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको डिस्काउंट ऑन इशू भी लिखा जा सकता है, लॉस ऑन इशू भी लिखा जा सकता है, ठीक है। लॉस और डिस्काउंट ऑन इशू और डिवेंचर। अच्छा, लॉस कितना होगा? जितना डिस्काउंट में दिया गया है, मतलब 6%, यानी 6 रुपीज करके, तो 6 रुपीज, और यहाँ पर 44 है, अलॉटमेंट का 44, तो ये 44 हो जाएगा, ये 50 हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों 50 होता तो 100 हो जाता। तो अलॉटमेंट में ही जो है कुछ नहीं बोला है, तो डिस्काउंट का वैल्यू यहाँ पर ही इंक्लूडेड है, यही हम लोग मानेंगे। इंटू 150 नंबर ऑफ डिवेंचर, 150 लाख, 150 लाख, 150 लाख। अब इसका कैलकुलेशन देखते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 44 इंटू 150, तो ये हो गया 6600 लाख। अच्छा, 150 इंटू 6, 900, ये 900 हो जाएगा। 50 इंटू, ये हो गया 7500, तो 7500, और ये हो जाएगा 900 प्लस 6600। हाँ, सही है। तो ये हम लोग का क्या हो गया? अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री, ठीक है। अब जब अलॉटमेंट का पैसा मिलेगा तब एंट्री करेंगे। फिर से बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट, टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अच्छा, इसका अमाउंट हो जाएगा, अलॉटमेंट का कितना, जो पैसा मिला है वो तो इतना नहीं मिल सकता है, वो कितना मिला है? 6600 लाख, और यहाँ भी 6600 लाख, ये हम लोग का अलॉटमेंट का एंट्री हो गया। लेकिन हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा कि अगर फ्यूचर रिडेम्पशन जो है वो प्रीमियम में हो रहा है, तो इशू के टाइम पे ही जितना टोटल लॉस होगा प्रीमियम का रिडेम्पशन की वजह से,
रिडेम्पशन की वजह से जो प्रीमियम लॉस हो रहा है वो हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। और उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ऐसे लॉस ऑन इशू या डिस्काउंट ऑन इशू लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू रिडेम्पशन, डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम या फिर रिडेम्पशन ऑन प्रीमियम, टू डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम। ये वैल्यू कितना हो जाएगा, लॉस कितना है, 5% प्रीमियम दे रहा है, यानी एक एक डिवेंचर पे 5 रुपीज का। और कितना सारा डिवेंचर हम लोग रीपे करेंगे, 150 लाख। तो 150 लाख, तो 150 इंटू 5 तो 750 लाख। तो यहाँ पर भी हो जाएगा 750 लाख। वैसे ये इन लाख मैंने पहले ही लिख रखा है तो इसका जरूरत नहीं है। तो 750 हो गया। अगर हम लोग ये एंट्री कंबाइनली करते तो ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को हमें 900 प्लस 750 करके दिखाना पड़ता, ठीक है। तब हम लोग का टोटल हो जाता है यहाँ पर 1650। तो अगर हम लोग कंबाइन एंट्री करते तो ये 900 के जगह यहाँ पर हो जाता 1650, और यहाँ पर 2 में और एक एंट्री आ जाता है ये वाला 2 रिडेम्पशन डिवेंचर रिडेम्पशन प्रीमियम बोल के यहाँ पर 750 आ जाता। अगर कंबाइन एंट्री होता है तो उस केस में ये एंट्री नहीं आएगा, फिर इसमें इसको ऐड करके लिखने का याद रखना पड़ेगा और सही अमाउंट भी लिखना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि अगर हम लोग अलग अलग करके करेंगे तो याद रखने का बात नहीं है, हम लोग आराम से एक एक चीज एनालिसिस करके लिख सकते हैं कि इसके बाद हम लोग एंड में जो है लॉस का रिकॉर्ड करेंगे। तो फ्यूचर का लॉस जो है वो आज रिकॉर्ड हो जाएगा। तो इस तरह से होगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला। डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम। अगर कोई डिवेंचर प्रीमियम पे इशू हुआ है और उसका रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे हो रहा है तो क्या होगा, तो प्रीमियम पे रिडेम्पशन होने से ही फ्यूचर मतलब इशू डेट पे हमारा एक एक्स्ट्रा एंट्री होगा। अब वो इशू कैसे भी हुआ हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फ्यूचर में प्रीमियम पे रिडीम होगा तो लॉस होगा, फ्यूचर का लॉस आज ही रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है। कंजर्वेटिज्म अप्रोच। तो यहाँ पर हमें ये वाला भी सेम तरीके से ही होगा, बस अगर इशू डिवेंचर का प्रीमियम पे है तो हम लोग प्रीमियम वाला एंट्री करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इसका कुछ कैलकुलेशन शायद नहीं दिया, क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ से एंट्री एक बार बता देते, मुझे तो क्वेश्चन नहीं दिखा। यहाँ पर क्या बोला है देखो, इन दिस सिचुएशन द इशू प्राइस इज मोर देन पर वैल्यू, ठीक है। जैसे मान लो 100 का चीज 110 में इशू हो रहा है, 100 का डिवेंचर 110 में इशू हो रहा है, मतलब प्रीमियम में। तो इसमें प्रीमियम कितना, 10 रुपीज। redemption value is more than per value, the premium receipt at the time of issue of debenture is credited to securities premium account। अब जब हम लोग इशू टाइम पे जो प्रीमियम रिसीव करेंगे वो हमारे सिक्योरिटीज प्रीमियम में जाएगा। And premium paid at the time of redemption is a loss to be provided at the time of issue of debenture। Suppose यहाँ पर example भी दिया है, 10% debenture of 1000 issued at a premium of 100, redeemable at a premium of, देखते हैं रिडेम्पशन कैसे दिया है, redeemable at a premium of 50 पर डिवेंचर। इन द गिवन केस 100 is to be credited to the securities premium account। अच्छा, यहाँ पर क्या बोला था देखो, यहाँ पर बोला था कि 1000 रुपीज का डिवेंचर इशू हुआ है। तो यहाँ पर एंट्री क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, ऐसा एंट्री होना चाहिए। अच्छा, अब डिवेंचर कितने का इशू हुआ है, डिवेंचर 1000 का इशू हुआ है, प्रीमियम कितने का है, 100 रुपए का है, पैसा कितना आ जाएगा 11, यही बोला था, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है रिडीमेबल जो है वो 50 पर डिवेंचर करके रिडीम होगा। तो 100 इज टू बी क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, दिखा दिया मैंने। और प्रीमियम पे रिडीम होगा बोल के यहाँ पर एंट्री हो जाएगा डिस्काउंट, इसको ऐसे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, डिस्काउंट भी लिख सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर कितना है 50 टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो अभी ये पे नहीं कर रहे हैं ना, तो ये लाइबिलिटी की तरह है, फ्यूचर का लॉस अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो 50 तो यहाँ पर देखो, एंड 50 will be the loss to be provided at the time of issue of debenture। It is noted that the premium on redemption of debenture is also credited by 50। ये देखो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इज डिवेंचर इज क्रेडिटेड बाय 50। तो ये एंट्री इस तरह से होगा जो यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहाँ पर एंट्री बताया, जब पैसा एप्लीकेशन का मिला तो बैंक टू एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा तो एप्लीकेशन टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर जो क्वेश्चन में बताया जाएगा। यहाँ पर तो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट बोल के दिया नहीं था तो मैंने पूरा
1000 का ही एंट्री कर दिया। अच्छा अब देखो यहाँ पर दिया है कॉल मनी अगर करेंगे तो डिवेंचर अलॉटमेंट, ये देखो डिवेंचर अलॉटमेंट, ये लॉस ऑन इश्यू ऑफ जो है ये फ्यूचर वाला लॉस है, ठीक है। और 2% ऑफ डिवेंचर, मतलब डिवेंचर अलॉटमेंट टू डिवेंचर, अगर प्रीमियम में इशू हुआ तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ठीक है। और प्रीमियम में रिडीम हुआ तो ये 2 एंट्री, प्रीमियम में रिडीम हुआ तो ये 2 एंट्री, और ये जो है ये अलॉटमेंट का एंट्री है। अगर हमारा अलॉटमेंट जो है वो प्रीमियम में हुआ, अगर हमारा अलॉटमेंट जो है वो मतलब डिस्काउंटेड था तो यहाँ पर वो डिस्काउंट अमाउंट ऐड हो जाता है अगर हम लोग कंबाइंड एंट्री करते हैं। वैसे अगर यहाँ देखें तो डिवेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर ये एक एंट्री होगा। अगर डिवेंचर अलॉटमेंट में सिक्योरिटीज प्रीमियम है तो 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा। अगर डिस्काउंट है तो लॉस ऑन इशू होगा या फिर डिस्काउंट ऑन इशू होगा। और उसके साथ साथ अगर फ्यूचर में प्रीमियम में रीपे होगा तो अगेन लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये वाला पोर्शन होगा। ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ठीक है। यहाँ पर क्या जाएगा, रिडेम्पशन पे जो प्रीमियम वैल्यू का वो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम ऑन इशू, ये वाला कौन सा है, सिक्योरिटीज प्रीमियम। ये प्रीमियम और वो प्रीमियम अलग है, वो फ्यूचर में प्रीपे करने के टाइम पे दिया गया प्रीमियम, और ये इशू के टाइम पे लिया गया प्रीमियम वैल्यू, वो बता रहा है। और ये अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम ऑन डिवेंचर अकाउंट रिडेम्पशन, ये कौन सा वाला आएगा, जो रिडेम्पशन वाला है, इसीलिए अलग अलग करना अच्छा है। तो जो सेपरेट एंट्री हमें करना पड़ेगा, वैसे यहाँ डिस्काउंट वाला वो नहीं आएगा कि इशू ऑन डिस्काउंट, क्योंकि ये पॉइंट ही है इशू ऑन प्रीमियम का। तो डिवेंचर अलॉटमेंट 2% डिवेंचर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम, ये एक एंट्री हो जाएगा। और ये जो है ये सेपरेटली हम लोग कर देंगे, जैसे हम लोग सेपरेट करके कर रहे हैं, ये एक एंट्री हो जाएगा। तो ये लॉस ऑन प्रीमियम के लिए और ये डिवेंचर के अलॉटमेंट के लिए। फिर यहाँ पर कंबाइनली करके दिखाया है बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, मतलब ये कंबाइनली इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ भी कंबाइनली क्या है, ये तो ड्यू एंट्री हुआ ना डिवेंचर का, अब रिसीव एंट्री होगा बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, एक तो ये हो जाएगा, ये देखो बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, ये वाला ठीक है। यहाँ पर क्रेडिट क्या नहीं है, ये पूरा एंट्री को कंबाइनली दिखाया। अच्छा ये पूरा एंट्री कंबाइनली दिखा दिया है, एप्लीकेशन से लेके अलॉटमेंट सब, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट, मतलब ये प्रीमियम वाला लॉस है, प्रीमियम पे रिडेम्पशन होने का लॉस है। फिर 2% ऑफ डिवेंचर, मतलब ये लोन का एंट्री हो गया, और लोन जो है वो प्रीमियम से इशू किया गया है तो सिक्योरिटीज प्रीमियम, बैंक अकाउंट डेबिट 2% डिवेंचर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम। और ये वाला जो है ये दोनों ऐसे करके जो मैंने दिखाया, ये फ्यूचर में जो लॉस होगा प्रीमियम में रिडीम करने के वजह से उसका एंट्री, यार ये कंबाइनली दिखाया, हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, उससे अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्या बोला है, अकाउंटिंग फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर पेबल इन इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर इंस्टॉलमेंट में पे, जैसे हम लोग कर भी रहे थे एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ये देखो जस्ट लाइक शेयर मनी पेबल ऑन डिवेंचर में बी पेड आइदर इन फुल, या तो पूरा पैसा एक ही बार में कॉल कर लिया जाए, ले लिया जाए, या फिर एप्लीकेशन और बाय इंस्टॉलमेंट अकाउंटिंग इंटरेस्ट विल डिफर टू सम एक्सटेंट इन इन आइदर केस, ठीक है। अगर एक ही साथ पैसा दे देते हैं तो एंट्री अलग होगा, अगर एप्लीकेशन अलॉटमेंट इस तरह से करते हैं तो अलग होगा। देखो जैसे बोल रहा है वेयर द अमाउंट ऑन डिवेंचर आर पेबल इन फुल ऑन एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा ले लिया जा रहा है, इट इज यूजुअल टू ओपन ए सेपरेट डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट फॉर ईच क्लास ऑफ डिवेंचर सच एज 10% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, 12% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अगर अलग अलग टाइप का डिवेंचर है और एप्लीकेशन का पैसा जो है एप्लीकेशन पे ही सारा पैसा फुल्ली पे किया जा रहा है, और डिफरेंट काइंड ऑफ डिवेंचर है, तो हमें सारे डिवेंचर के नाम के साथ उसे अलग अलग जो है रिकॉर्ड करना चाहिए, जैसे कि 10% डिवेंचर का एप्लीकेशन का पैसा इतना मिला, 12% का मिला, इस तरह से। फिर बोल रहे दिस अकाउंट्स रिकॉर्ड्स मनी रिसीव फ्रॉम द एप्लीकेंट्स ऑफ डिवेंचर इफ एन इशू इज ओवर सब्सक्राइब्ड, यहाँ भी ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकता है, दिस अकाउंट्स कैन बी यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिफंड ऑफ मनी टू अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स, जिनको होल्डिंग नहीं दिया जाएगा डिवेंचर का, यानी पैसा रिफंड कर दिया जाएगा, उनका एंट्री रिवर्स जब हम लोग करेंगे तब भी हम लोग यही सारे अकाउंट का यूज करेंगे, ऐसा ही होता है। एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ डिवेंचर द अमाउंट इन डिवेंचर एप्लीकेशन इज ट्रांसफर्ड टू द रेस्पेक्टिव डिवेंचर अकाउंट, वो तो अभी अभी भी हम लोगों ने किया था कि जब अलॉटमेंट देंगे तो
एप्लीकेशन का डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट जो है वो रेस्पेक्टिव डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर होगा। इसका मतलब ये है, देखो जो हम लोग यहाँ पर करते हैं ना, ये देखो यहाँ पर हम लोग डिवेंचर एप्लीकेशन टू 9% डिवेंचर किया। अब मान लो इसके साथ 10% भी है, तो 10% वाले पे जितना रिसीव किया है वो 10% वाले अकाउंट में दिखाओ। मान लो 15% वाला है, तो 15% वाले पे जितना एप्लीकेशन मनी लिया है वो उस पे दिखाओ। तो वही बोल रहा है, रेस्पेक्टिव डिवेंचर अकाउंट में दिखाओ, ये चीज बोल रहा है। अच्छा, फिर देखो, एज डिस्कस्ड अबव डिवेंचर में भी इशूड एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। ये तुम लोगों ने पहले ही देखा कि डिवेंचर पार पे इशू हो सकता है, प्रीमियम पे या डिस्काउंट पे। तो डिवेंचर इशूड एट अगर पार होगा तो यहाँ पर एंट्री हो जाएगा, ये देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अलॉटमेंट। अच्छा, ये क्यों दिया है देखो, ये भी बता देते हैं, यहाँ पर पहले बता देते हैं। डिवेंचर व्हिच आर इशूड एट पार, इशूड एट द सेम प्राइस एज द नॉमिनल वैल्यू। पार भी इशू का मतलब जो नॉमिनल वैल्यू है वही इशू प्राइस है, तो इसे बोला जाता है पार पे इशू है, ठीक है। That is, if a debenture with a nominal value of 100 is issued at par, the company received 100, तो कंपनी को 100 रुपीज मिलेगा। अकाउंटिंग इंटरेस्ट क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में जितना पैसा मिला, फिर एप्लीकेशन का पैसा क्या किया जाएगा, ये देखो, एप्लीकेशन when excess money is refund or adjusted in future calls। जैसे हम लोग शेयर में प्रोराटा कर रहे थे ना, यहाँ भी हो सकता है कि अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है तो एप्लीकेशन मनी हम लोगों ने जो भी रिसीव किया है उसमें से रिफंड करेंगे तो टू बैंक कर देंगे। अगर फ्यूचर में अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट करना चाहते हैं तो टू डिवेंचर अलॉटमेंट लिख देंगे। फिर यहाँ पर जब अलॉटमेंट किया जाएगा डिवेंचर का, तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, मतलब जितना डिवेंचर ट्रांसफर होने वाला है। ये हम लोग कंबाइनली भी कर सकते हैं। डिवेंचर एप्लीकेशन का मान लो यहाँ पर हमें 1000 डिवेंचर का 100 रुपए करके मिला, या फिर 100 डिवेंचर का 100, तो ये कितना हो जाएगा, 10,000 एप्लीकेशन। लेकिन यहाँ पर 10,000 जो एप्लीकेशन बनी है, मान लो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग 800, मतलब हम लोगों का ओवर सब्सक्रिप्शन 200 का है, हम लोगों ने एक्चुअली इशू 800 डिवेंचर ही किया था, ठीक है। तो 800 डिवेंचर का ही पैसा हमें डिवेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करने को मिलेगा। तो 800 यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2% ऑफ डिवेंचर बोल के, 800 डिवेंचर का पैसा 100 करके हम लोग 80,000, ये शायद 1 2 3 4 10,000, और ये हो गया 800, तो फिर होगा नहीं, ये 100 है तो इसे 80 कर देंगे, ठीक है, 80। तो 8,000 डिवेंचर का पैसा हम लोग डिवेंचर अकाउंट में दिखा सकते हैं। बाकी हम लोग या तो रिफंड कर सकते हैं, कितना एक्स्ट्रा हो गया, 20 डिवेंचर पे 100 रुपए। तो अगर रिफंड कर रहे हैं तो यहाँ 2,000 दिखाएंगे। अगर रिफंड नहीं कर रहे हैं, अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर दिखाएंगे जैसा क्वेश्चन हमें बोलेगा। फिर ये देखो, यहाँ पर टू डिवेंचर बोल के ये दिखा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं दिखाना चाहते तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर बोल के यहाँ पर दिखा सकते हैं कि कितना पैसा हम लोग एक्चुअली यहाँ पर ट्रांसफर कर सके। तो यहाँ पर 8,000 ही ट्रांसफर कर सकेगा। अगर ऐसा एंट्री नहीं करते हैं, उस केस में हम लोग का एंट्री कैसे हो जाएगा, उस केस में हम लोग का, ये देखो, ये एंट्री समझ में है, 8,000 और ये 2,000, या तो ये केस होगा तो 10,000, या फिर ये और ये केस होगा तो 10,000। और अगर हम लोग ऐसे एंट्री नहीं करके, इन्होंने जैसे अलग अलग करके किया है, अगर हम लोग वैसा करते हैं तो डिवेंचर एप्लीकेशन टू डिवेंचर अकाउंट, तो एप्लीकेशन कितना है, एप्लीकेशन यहाँ पर 10,000 रिफंड हो जाएगा या फिर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा। अब जब अलॉट करेंगे तो यहाँ पर डिवेंचर अकाउंट में कितना दिखाएंगे, 8,000 करके दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर देखते हैं, मतलब शेयर के तरह ही है बेसिकली, अलग कुछ भी नहीं है। प्रोराटा भी हो सकता है। ऑन अलॉटमेंट मनी बीइंग कॉल्ड, जब अलॉटमेंट का पैसा कॉल किया जाएगा। डिवेंचर अलॉटमेंट टू परसेंटेज डिवेंचर, जब रिसीव होगा बैंक टू डिवेंचर अलॉटमेंट, हम लोगों ने अभी ऑलरेडी ये सारा क्वेश्चन किया। फिर डिवेंचर कॉल का पैसा, डिवेंचर कॉल टू परसेंटेज ऑफ डिवेंचर, अब जब पैसा मिलेगा तो बैंक टू डिवेंचर कॉल, इस तरह से एंट्री हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर बोला है कि Simmons Limited issued 1,12% debenture 100 each at par, payable in full on application by 1st April. 1st April में एप्लीकेशन का पूरा पैसा दे दिया गया है। Where receipt for 1,10,000 debenture, मतलब ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, 1 लाख इशू किया था, 1,10,000 पे एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है, फुल्ली रिसीव हो गया। Debentures were allotted on 7th April, excess money refunded on the same date, but excess पैसा इन्होंने कुछ allotment में एडजस्ट नहीं किया और इन्होंने रिफंड कर दिया, मतलब ये रिफंड वाला केस बता रहा है, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, इलास्ट्रेशन 6।
यहाँ पर लिखते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन। वन लैख इंटू 100, लेकिन 1 लाख नहीं होगा, 1,10,000 डिवेंचर पे पैसा मिला है, तो 1,10,000 इंटू 100 हो जाएगा 1 इतना, ठीक है। तो ये अमाउंट हो जाएगा कुछ इतना, 1,10,00,000 ऐसे हो रहा है, ठीक है, 1,10,00,000। अच्छा, ये इस पे डेट दे सकते हैं क्योंकि यहाँ बोला था 1 अप्रैल को ये वाला एप्लीकेशन का पैसा मिला है। ईयर क्या है, ईयर ईयर कुछ नहीं बताया, चलो तो सिर्फ 1 अप्रैल। अब इसके बाद 7 अप्रैल को अलॉटमेंट दिया, तो डिबेंचर एप्लीकेशन टू बैंक जो रिफंड हो गया, और जो अलॉटमेंट हो गया टू डिवेंचर। अब डिवेंचर का परसेंटेज देख लेते हैं, 12%, तो 12% डिवेंचर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर रिफंड कितना होगा, 10,000 डिवेंचर पे जो एक्स्ट्रा पैसा ले लिया गया है, 10,000 पे 100 यानी 10 लाख, ठीक है, 10 लाख रिफंड हो जाएगा। और एप्लीकेशन का 11 लाख, नहीं 1,10,00,000, और यहाँ पर 1 करोड़ आ जाएगा क्योंकि यहाँ कितना है, 1 लाख इंटू डिवेंचर एप्लीकेशन में 1 लाख इंटू 100, तो 1 लाख इंटू 100 कितना हो जाएगा, 1 करोड़, 1 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 1 करोड़ प्लस 10 लाख, ये हो गया 1 करोड़ 10 लाख। तो ये क्या ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर और एक तरीके से, ये मैंने कंबाइन भी कर दिया, और एक तरीके से भी हो सकता है, इसके जगह हम लोग 2 एंट्री कर सकते हैं, ये जो एंट्री किया इसकी जगह 2 एंट्री हो सकता है, कैसे, डिवेंचर एप्लीकेशन टू बैंक, एप्लीकेशन से जितना पैसा निकाल के मतलब रिटर्न कर रहे हैं, तो ये 10 लाख का एंट्री हो जाएगा, ये वाला 10 लाख। और जो पैसा डिवेंचर में जाएगा उसको फिर से ऐसे लिखेंगे, डिवेंचर एप्लीकेशन टू 12% डिवेंचर। अच्छा, ये हो जाएगा हम लोग का डिवेंचर एप्लीकेशन, ये हो गया हम लोग का, हम लोगों ने रिफंड कितना कर दिया है, 10 लाख, और एप्लीकेशन यहाँ पर चला जाएगा 1 लाख इंटू 100, 1 लाख इंटू 100 का मतलब 1 लाख और 100 का 2 जीरो, ठीक है, तो ये इतना हो जाएगा। एक ही बात है, दोनों को ऐड करो, यहाँ पर कितना है 10 लाख और यहाँ 1 करोड़, तो 1 करोड़ 10 लाख, वही बात हो गया। इसको दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, डिवेंचर टू बैंक, डिवेंचर टू 12% डिवेंचर, ठीक है। मतलब ये रिफंड वाला एंट्री ओनली रिफंड का, और ये जो है अलॉटमेंट का, और यहाँ पर रिफंड एंड अलॉटमेंट एक साथ हम लोगों ने कर लिया, ऐसा भी होगा, ठीक है। जैसे याद रख सकते हैं हम लोग वैसे ही कर सकते हैं, ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का इलास्ट्रेशन 6। अच्छा, अगर प्रीमियम पे इशू होगा, इसके बाद है डिवेंचर इशूड एट प्रीमियम। अच्छा, देखते हैं इसके बाद, प्रीमियम का काफी सारा पॉइंट है, प्रीमियम है, उसके बाद कोलैटरल सिक्योरिटीज वगैरह है। ठीक है, आज इतना ही करते हैं, प्रीमियम वाला नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि उसमें कुछ कंसेप्ट होगा तो वो भी देख लेंगे, प्रीमियम वाला, और उसके बाद रिडेम्पशन कैसे होगा, इंटरेस्ट, ये सारे पॉइंट भी है, ठीक है। प्रीमियम तो भी कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, तो प्रीमियम वाला जो है नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, ये वाला हम शेयर कर देंगे पीडीएफ।